हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 81 एंगेजमेंट की खबर। अलायंस के चीफ प्रियांशु देहरादून सम्राट से मिलने आते हैं। शेरगिल और सक्सेना फैमिली दिल्ली रायजादा फैमिली का फंक्शन अटेंड करने आते हैं। पार्टी शुरू होती है। बलराज और कृष्णा सीधे पार्टी के बीचों बीच आ गए। सीमा और प्रेरणा भी वही खड़े थे। उनके आते ही सभी उनके आसपास इकट्ठा हो गए। किशोर ने रायजादा फैमिली की साइड से सभी गेस्ट का वेलकम किया। फ्रेंड्स प्लीज मीट पर्सन ऑफ द पार्टी कृष्णा रायजादा, किशोर ने कहा और सभी लोग ताली बजाने लगे। कृष्णा ने बहुत पोलाइट होते हुए सभी का वेलकम किया। फ्रेंड्स, आज हमारे पास आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। बहुत जल्द हम अपने बेटे कृष्णा की एंगेजमेंट सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी इनवाइटेड है। डेट और वेन्यू जल्द ही आपको पता चल जाएगा, बलराज ने सभी को बताते हुए कहा। सभी लोग कृष्णा के लिए तालियां बजाने लगे। सभी लोग एक एक करके रायजादा फैमिली को बधाई देने लगे। किशोर ने सभी को कहा और सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। राकेश और पुरनलाल जी भी रायजादा फैमिली को बधाई देने के लिए आए। बलराज उन्हें जानते नहीं थे, इसलिए सीमा ने बलराज को उनका इंट्रोडक्शन करवाया। बलराज ने भी पोलाइट होते हुए उन्हें नमस्कार किया। मिस्टर रायजादा, मैंने आपके बारे में सुना तो बहुत बार था, लेकिन आज आपसे मिलने का भी मौका मिल गया। पुरनलाल जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है मिस्टर शेरगिल, अब तो आपकी फैमिली से हमारा रिलेशन जुड़ गया है, बलराज ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेरणा ने अनाया को अपने पास बुलाया और उसे बलराज से मिलवाने के लिए लेकर आए। बलराज आज पहली बार अनाया से मिल रहे थे। अनाया ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर बलराज भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अनाया तुम बहुत सुंदर तो हो ही, बहुत संस्कारी भी हो। कृष्णा की पसंद पर मुझे गर्व है। अनाया बलराज के सामने कुछ बोल नहीं पाए, बस स्माइल करने लगी। फिर सीमा ने शेरगिल फैमिली के सभी सदस्यों को बलराज से मिलवाया। वे सभी बलराज के स्टेटस से तो परिचित थे, लेकिन वे बलराज का नेचर नहीं जानते थे, इसलिए सभी ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली बलराज को ग्रिट किया। अर्नव और रूपाली भी ने भी बलराज को रिस्पेक्टफुल्ली ग्रिट किया। बलराज समझ रहे थे कि वे सभी उन्हें बलराज रायजादा की नज़र से ही ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने अर्नव और रूपाली से कहा, आप दोनों अनाया के पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए केवल कृष्णा का पिता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे अपने से अलग ट्रीट ना कीजिए। बलराज की यह बात सुनकर अर्नव और रूपाली के मन से तो जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने बलराज से कहा, मिस्टर रायजादा, हमारी बेटी बहुत लकी है जो उसे आपकी फैमिली मिली। तभी प्रेरणा ने कृष्णा से कहा, कृष्णा जाओ अनाया को घर तो दिखा दो। कृष्णा तो शायद इस पल का ही इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कहा, जी मॉम, और अनाया को लेकर घर के अंदर चला गया। कृष्णा अनाया को पूरा घर दिखाने लगा। अनाया बहुत खुश थी। आज वो पहली बार अपने ससुराल में घूम रही थी। सब दिखाने के बाद कृष्णा अनाया को अपना रूम दिखाने के लिए ले गया। उसने कहा, अनाया ये होगा हमारा रूम। अनाया भी बहुत खुश होकर रूम को देखने लगी। कृष्णा का रूम सच में बहुत शानदार था। वहाँ सारी चीज़ें एक दूसरे से मैचिंग थी। अनाया को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से कृष्णा के गाल पर किस कर दिया और कहा, कृष्णा आई लव यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू टू अनाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच में तुम मेरी हो गई हो, कृष्णा ने कहा। अनाया ने कृष्णा को एक और किस कर दिया और कहा, अब तो यकीन हो गया ना। कृष्णा ने भी प्यार से अनाया को हग कर लिया और कहा, अनाया मैं कल देहरादून वापस जा रहा हूँ, तुम्हारा कब तक आने का प्लान है? कृष्णा, मैं कल भाभी के जाने के बाद ही वापस देहरादून आ पाऊंगी, अनाया ने कहा। ठीक है अनाया, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, फिर हमें अपनी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग भी करनी है, कृष्णा ने कहा। मैं जल्दी आऊंगी कृष्णा, अनाया ने कहा। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों फिर से बाहर पार्टी में आ गए। अब तक अधिकांश लोग पार्टी से जा चुके थे। शेरगिल और सक्सेना फैमिली ने रायजादा फैमिली के साथ खाना खाया और फिर वो सभी भी वहां से निकल गए। पार्टी भी समाप्त हो गई थी। बलराज, कृष्णा और बाकी सभी भी घर के अंदर आ गए। कृष्णा के चेहरे पर खुशी देखकर प्रेरणा ने उससे कहा, कृष्णा तुम एंगेजमेंट के लिए कौन सी डेट फाइनल करना चाहते हो? मॉम, मेरे कॉलेज स्टार्ट होने में अभी टाइम है, इसलिए आप सभी कोई भी डेट फाइनल कर सकते हैं, कृष्णा ने कहा। ठीक है कृष्णा, हम शेरगिल फैमिली से डिस्कस करके इसी वीक एंगेजमेंट का फंक्शन रख लेते हैं, सीमा ने कहा। ओके मॉम, काफ़ी टाइम हो गया है, आप सभी भी सो जाइए। इतना कहकर कृष्णा अपने रूम में चला गया। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह तक देश के लगभग सभी अखबारों में रायजादा फैमिली की कल की पार्टी की न्यूज़ छपी थी। पार्टी में कोई मीडियाकर्मी नहीं इनवाइटेड था, इसलिए पार्टी के कोई विजुअल वायरल नहीं हुए थे।
रायजादा फैमिली एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली थी, इसलिए उनकी एक छोटी सी एक्टिविटी भी नेशनल न्यूज बन जाती थी। बलराज अभी कृष्णा को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए पार्टी में कोई भी मीडिया को नहीं बुलाया गया था। अगले दिन कृष्णा दिन की फ्लाइट से देहरादून के लिए निकल गया। कृष्णा ने सुल्तान को मैसेज कर दिया था कि वो 1:30 बजे तक देहरादून पहुंच जाएगा। सुल्तान भी फिक्स टाइम पर कृष्णा को रिसीव करने के लिए पहुंच गया था। कैसी होगी कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट पार्टी? क्या बिना किसी प्रॉब्लम के एंगेजमेंट हो जाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 82 बैक टू देहरादून। बैक टू देहरादून। शेरगिल फैमिली के साथ साथ सक्सेना फैमिली और बिजनेस की दुनिया से जुड़े लोग भी पार्टी में शामिल हुए थे। कृष्णा से सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। पार्टी के बाद कृष्णा वापस देहरादून लौट जाता है। वेलकम यंग मास्टर, सुल्तान ने कृष्णा को ग्रिट करते हुए कहा। कैसे हो सुल्तान? कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ यंग मास्टर, सुल्तान ने कहा। कृष्णा सुल्तान के साथ गाड़ी में बैठ गया और वो दोनों वहां से निकल गए। कृष्णा ने सुल्तान से पूछा, और बताओ देहरादून में क्या चल रहा है? वैसे तो सब कुछ ठीक है यंग मास्टर, राज शर्मा को आपके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। उसने मुझसे भी कांटेक्ट किया था, सुल्तान ने कहा। अच्छा, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। कृष्णा के कहने पर सुल्तान ने उसे घर ड्रॉप किया और वो होटल के लिए निकल गया। कृष्णा ने भी घर पहुंचते ही अनाया को मैसेज किया कि वो देहरादून पहुंच गया है और अपनी गाड़ी उठाई और वहां से निकल गया। कृष्णा सबसे पहले कार के शोरूम पर गया और एक अच्छी सी कार देखने लगा। वैसे तो कृष्णा को वहां बहुत महंगी महंगी कारें पसंद आ रही थी, लेकिन उसने वहां थोड़ी मीडियम रेंज की एक कार पसंद की, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख थी। कृष्णा ने जल्दी सी कार के डॉक्यूमेंट रेडी करवाए और शोरूम के मैनेजर को कार उसके साथ भेजने को कहा। कृष्णा उस कार को लेकर आश्रम आ गया जहां प्रताप और सम्राट बैठे हुए थे। कृष्णा जानता था कि प्रताप और सम्राट को ट्रैवलिंग में बहुत समस्या आ रही होगी, इसलिए वो उनके लिए कार खरीद कर ले आया था। प्रताप और सम्राट दोनों कृष्णा को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा कार देखकर उन्हें क्यूरियोसिटी होने लगी। वहां पहुंचकर कृष्णा ने उन दोनों को रिस्पेक्टफुली ग्रिट किया। प्रताप और सम्राट ने भी खुशी के साथ कृष्णा को वेलकम किया। कृष्णा, तुम ये 2 कारें साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? प्रताप ने कहा। प्रताप सर, ये आपके और सम्राट सर के यूज के लिए है, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। उसने कार पार्क करने के बाद ड्राइवर को वहां जाने के लिए कह दिया। कृष्णा की बात सुनकर प्रताप और सम्राट दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें ऐसे देखकर कृष्णा समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। उसने कहा, गुरुजी ने किसी को कहा था कि हमारे पास जो कुछ भी है किसी की हेल्प करने से वो कभी कम नहीं होगा। कृष्णा ये कहकर स्माइल करते हुए सम्राट की तरफ देखने लगा। सम्राट भी कृष्णा को देखकर स्माइल करने लगे। उन्होंने यही बात कुछ दिन पहले कृष्णा से कही थी। उन्होंने प्रताप से कहा, प्रताप, कृष्णा ठीक कह रहा है, गुरुजी ने ऐसा ही कहा था। लेकिन सम्राट सर, ये कार तो बहुत महंगी लग रही है, हम ऐसे कैसे इस कार को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कृष्णा, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? प्रताप ने कहा। सच में वो कार बहुत शानदार थी। कृष्णा, रायजादा के लिए भले वो मामूली हो, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए तो वो सपनों की कार थी। प्रताप सर, ये उस शोरूम की सबसे सस्ती कार है, प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचिए और इसे रख लीजिए, कृष्णा ने कहा। प्रताप, रख लो इसे, कृष्णा हमसे अलग नहीं है, तुम इतना मत सोचो, सम्राट ने कहा। ये सुनकर कृष्णा ने खुश होते हुए उन दोनों को थैंक यू कहा और उनके साथ अंदर आ गया। मुझे आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों भी यहाँ हैं, कृष्णा ने कहा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। कृष्णा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ये हम सभी का घर है, सम्राट ने कहा। थैंक यू सम्राट सर, कृष्णा ने कहा। अब से हम यहीं अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे। मुझे प्रियांशु ने बताया है कि कुछ माह में इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें 35 से 40 साल के मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। मैं चाहता हूं प्रताप, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और जीत कर आओ, सम्राट ने कहा। कृष्णा और प्रताप के लिए तो अब सम्राट ही उनके मेंटर थे, इसलिए प्रताप ने भी तुरंत हाँ कर दी और कहा, जी सम्राट सर, मैं जरूर इस कंपटीशन को जीतूंगा। वाह क्या बात है, ये तो बहुत मज़ेदार होगा, काश मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाता, कृष्णा ने कहा। थोड़ा इंतजार तुम भी करो कृष्णा, अगले साल होने वाले कंपटीशन में अंडर 30 वाले मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, सम्राट ने कहा। प्रताप और कृष्णा, ध्यान रखना, ग्लोबल कंपटीशन में बहुत ध्यान रखना होता है, वहाँ लाइफ एंड डेथ बैटल भी होता है, तुम्हें वहाँ सोच समझकर डिसीजन लेना है, कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, सम्राट ने दोनों को सब कुछ समझाया। जी सर, हम हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों ने कहा। प्रताप, भारत से इस कंपटीशन में जाने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं,
हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि प्रत्येक देश के कितने स्लॉट होंगे, लेकिन तुम्हें अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सम्राट ने कहा। ऐसा नहीं था कि सम्राट को प्रताप और कृष्णा की स्ट्रेंथ पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बने। जी सम्राट सर, मैं कल से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, प्रताप ने कहा। प्रताप सर, कुछ टाइम में मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम भी निपट जाएंगे, फिर मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, कृष्णा ने कहा। तुम पहले अपनी एग्जाम से फ्री हो जाओ कृष्णा, आगे तो यही करना है, सम्राट ने कहा। जी सर, कृष्णा ने कहा। काफ़ी देर वहां बातचीत करने के बाद कृष्णा वापस शहर लौट आया और सीधा होटल चला गया। हर बार की तरह गार्ड से पता चलते ही अली ने सुल्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि कृष्णा ऑफिस में आ रहा है। इसीलिए सुल्तान भी कृष्णा का ऑफिस के बाहर ही वेट करने लगा। क्या प्रताप ये कंपटीशन जीत पाएगा? क्या कॉलेज शुरू होने पर कृष्णा के लिए नई मुसीबत आएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। 4 साल का सफ़र। 4 साल का सफ़र। कृष्णा देहरादून लौटकर प्रताप और सम्राट से मिलता है। सम्राट बताते हैं कि प्रताप को ग्लोबल कंपटीशन में पार्ट लेना है। सम्राट और प्रताप से मिलने के बाद कृष्णा वापस होटल चला जाता है। आइए यंग मास्टर, कृष्णा के आते ही सुल्तान ने उसे रिस्पेक्टफुली ग्रिट किया। अली ने भी ग्रिट किया। और सुल्तान, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? शर्मा फैमिली ने कोई गड़बड़ तो नहीं की शहर में? कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब शहर की एलीट फैमिली में आपके चैंपियन बनने की खबर फैली तो यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। सभी अभी यही पता करने में लगे हुए हैं कि आप किस फैमिली से है। हालांकि हमारे लिए ये अच्छी खबर है। सुल्तान ने जो देहरादून में चल रहा था सब कृष्णा को बताया। डोंट वरी, कुछ दिन इस राज को ऐसे ही पर्दे में रहने देते हैं, कुछ दिन बाद तो वैसे भी सभी को सब कुछ पता चल ही जाएगा, कृष्णा ने कहा। जी यंग मास्टर, वैसे मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला, सुल्तान ने कहा और कृष्णा को विश किया। ओह थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एंगेजमेंट का फंक्शन देहरादून में ही हो, तुम्हें क्या लगता है हमें वेन्यू कहाँ रखना चाहिए? कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे इस होटल का भी एरिया काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप चाहे तो मैं इसे रेडी करवा देता हूँ, सुल्तान ने कहा। हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, ये होटल शहर के बीचों बीच भी है, इसलिए ये वेन्यू ठीक रहेगा। लेकिन अभी जब तक फंक्शन की डेट नहीं आती तब तक कुछ मत करो, कृष्णा ने कहा। ओके यंग मास्टर, सुल्तान ने कहा। वहीं मसूरी में अनाया की भाभी चारू को राकेश अपने साथ लेकर भोपाल के लिए निकल गए। उनके निकलने के बाद अनाया ने अपनी फैमिली से कहा, दद्दू मैं कल देहरादून जाना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कुछ काम है। अनाया की बात सुनकर पूरनलाल जी ने कहा, ठीक है पुत्र, गौरव तुझे देहरादून छोड़ देगा, लेकिन अगले वीक में तेरी एंगेजमेंट है पुत्र, इसलिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शन देहरादून में ही होगा तो हम भी वही आ जाएंगे। जी दद्दू, अनाया ने कहा। अगली सुबह गौरव के साथ अनाया देहरादून अपने हॉस्टल वापस आ गई। गौरव के जाने के बाद अनाया ने कृष्णा को कॉल किया। हेलो अनाया, कहाँ हो तुम? कृष्णा ने कहा। कृष्णा, मैं देहरादून आ गई हूँ, अभी हॉस्टल में ही हूँ, अनाया ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ अनाया, कृष्णा ने कहा और अनाया के हॉस्टल के लिए निकल गया। कृष्णा को देखकर अनाया खुशी से जाकर उसके गले लग गई। कृष्णा ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। आखिर देहरादून ही वो जगह थी जहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। 4 साल के बाद आखिर उनकी लव स्टोरी एंगेजमेंट तक पहुंच ही गई थी। कृष्णा ने अनाया को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे होटल लेकर आ गया। उसने अनाया की पसंद का मलाई कोफ्ता और दम आलू ऑर्डर किया। अनाया बहुत खुश थी कि जिससे वो प्यार करती है वही उसका जीवन साथी बनने जा रहा है। खाना खाते खाते कृष्णा और अनाया अपनी एंगेजमेंट के लिए प्लानिंग भी कर रहे थे। कृष्णा, हमारा एंगेजमेंट फंक्शन कहाँ होगा? अनाया ने पूछा। अनाया, मैं चाहता हूँ हम इसी होटल में अपना फंक्शन करें, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम किसी और जगह भी कर सकते हैं, कृष्णा ने कहा। नहीं, यही ठीक है, वैसे भी इस होटल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है, अनाया ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, फिर हम यही अपना फंक्शन करेंगे, कृष्णा ने कहा। उसने आगे कहा, आज हम अपनी ड्रेस बनवाने के लिए दे देते हैं अनाया। ठीक है कृष्णा, अनाया ने कहा। अपना खाना फिनिश करके कृष्णा ने स्मिता को कॉल करके कहा को वो मॉल की है, यास्मीन को उसके आने के बारे में बता दे। उसके बाद कृष्णा और अनाया होटल से सीधा मॉल के लिए निकल गए। मॉल में यास्मीन उनका वेट ही कर रही थी। कृष्णा और अनाया के पहुंचते ही उसने दोनों को ग्रिट किया और अपने कैबिन में ले गई। डिज़ाइनर को जल्दी मेरे कैबिन में भेजो, यास्मीन ने जाते जाते मैनेजर को कहा। यस मैम, मैनेजर ने कहा और तुरंत डिज़ाइनर को बुलवाने के लिए कॉल किया। कुछ ही देर में डिज़ाइनर भी ऊपर से नीचे आ गया। मैनेजर ने उसे यास्मीन के ऑफिस में जाने के लिए कह दिया।
मे आई कम इन मैम? यास्मीन के गेट पर किसी की आवाज़ आई। वो पहचान गई कि ये डिज़ाइनर है। उसने कहा, कम इन। कृष्णा सर और अनाया मैम के लिए सबसे बेस्ट डिज़ाइन और पैटर्न में एक मैचिंग ड्रेस डिज़ाइन करो। यास्मीन ने डिज़ाइनर को कहा। श्योर मैम, किस ओकेशन के लिए ड्रेस बनाना है मैम? डिज़ाइनर ने पूछा। एंगेजमेंट फंक्शन, यास्मीन ने कहा। ओके मैम, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं डिज़ाइन रेडी करके आपको दिखाता हूँ, डिज़ाइनर ने कहा और वहाँ से जाने की परमिशन मांगी। ओके, लेकिन जल्दी और काम सबसे अच्छा होना चाहिए, यास्मीन ने कहा और उसे जाने दिया। थैंक यू यास्मीन, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। सॉरी यंग मास्टर, मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ ड्रेस डिज़ाइन करवा कर रेडी रख देती, यास्मीन ने कहा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है यास्मीन, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। यंग मास्टर आप या मैम तब तक रेस्ट कीजिए, मैं खुद जाकर कुछ बेस्ट डिज़ाइन जल्दी रेडी करवाती हूँ, यास्मीन ने कहा और वहाँ से जाने की परमिशन मांगी। मैनेजर ने पहले ही कृष्णा और अनाया के लिए कुछ स्नैक्स और जूस भिजवा दिया था। कृष्णा ने यास्मीन को ओके कहा और वो वहाँ से चली गई। यास्मीन सीधा डिज़ाइनर रूम में गई और उसे बताया कि उसे दुनिया की सबसे बढ़िया ड्रेस डिज़ाइन करनी है। यास्मीन की इतनी घबराहट देखकर डिज़ाइनर भी समझ गया कि उसे अपना सबसे अच्छा काम करना है, वरना उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। क्या कृष्णा को डिज़ाइनर की ड्रेस पसंद आएगी? क्या यास्मीन कृष्णा के लिए अच्छी डिज़ाइन बनवा सकेगी? सुनिए अगले एपिसोड में। डार्क हाउस होटल में सुल्तान कृष्णा का वेलकम करता है। सुल्तान कृष्णा से एंगेजमेंट इसी होटल में करने के लिए कहता है। अनाया वापस देहरादून लौट आती है। कृष्णा और अनाया मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद डिज़ाइनर ने कुछ ड्रेस डिज़ाइन करके यास्मीन को दिखाए और उससे पूछा कि क्या वे ये डिज़ाइन कृष्णा और अनाया को दिखा दे। डिज़ाइन देखकर यास्मीन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, सच में वो डिज़ाइन बहुत कमाल के थे। उसने डिज़ाइनर को अपने साथ चलने को कहा। अपने ऑफिस के बाहर आकर यास्मीन ने गेट नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर? ये देखकर डिज़ाइनर भी हैरान हो गया कि यास्मीन अपने ही ऑफिस में आने के लिए परमिशन मांग रही थी। उसके भी माथे पर पसीना आने लगा। यस प्लीज़, ये आप ही का ऑफिस है मिस यास्मीन, कृष्णा ने कहा। वो यास्मीन के स्टाफ के सामने उसकी इमेज डाउन नहीं करना चाहता था। कृष्णा की बात सुनकर यास्मीन का दिल खुश हो गया। वो जल्दी से अंदर गई और उसने खुश होते हुए कृष्णा से कहा, डिज़ाइन रेडी है सर। इतना कहकर उसने डिज़ाइनर से डिज़ाइन को अच्छे से दिखाने और उसकी डिटेल बताने के लिए कहा। यास्मीन के कहते ही डिज़ाइनर वो सारी डिज़ाइन वहाँ लगी बड़ी सी स्क्रीन पर कृष्णा और अनाया को दिखाने लगा। वो बहुत डिटेल में ड्रेस की बारीकी बता रहा था। कृष्णा और अनाया भी ध्यान से देख रहे थे। अनाया, तुम्हें इनमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद है? कृष्णा ने पूछा। वो जानता था कि अनाया की पसंद बहुत कमाल की है। अनाया ने उन सभी डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देखा और एक गोल्डन कलर की ड्रेस का डिज़ाइन पसंद करके कृष्णा से कहा, मुझे लगता है ये वाला अच्छा रहेगा। अनाया की बताई ड्रेस को कृष्णा ने देखा और कहा, ये सचमुच बहुत अच्छा है अनाया, हम यही फाइनल करते हैं। कृष्णा की बात सुनकर यास्मीन की जान में जान आई और वो खुश होते हुए बोली, ओके सर, मैं इस वाली ड्रेस को रेडी करवाने के लिए कह देती हूँ। ठीक है यास्मीन जी, अब हम भी निकलते हैं, कृष्णा ने कहा और अनाया को लेकर वहाँ से निकल गया। कृष्णा और अनाया के वहाँ से निकलने के बाद यास्मीन ने खुश होकर सारी बात स्मिता को बताई। वो इस बात से बहुत खुश थी कि कृष्णा ने उसके स्टाफ के सामने उसकी रेप्यूटेशन का ध्यान रखा। मॉल से निकलने के बाद कृष्णा और अनाया थोड़ी देर मार्केट में एंजॉय करने के बाद होटल में डिनर करने चले गए। डिनर के बाद कृष्णा ने अनाया को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया और अपने घर वापस आ गया। कृष्णा हॉल में काउच पर बैठा हुआ अपने काम में लगा था, तभी उसके पास सुल्तान का फ़ोन आया और उसने कहा, यंग मास्टर राज शर्मा आज आपको डार्क हाउस में इनवाइट करना चाहता है। वो एक बार ठीक से आपसे मिलना चाहता है। कृष्णा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है सुल्तान, हम चलेंगे। कृष्णा अब अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाना चाहता था। जी यंग मास्टर, मैं अभी राज शर्मा को इन्फॉर्म कर देता हूँ और अभी आपके पास आता हूँ, सुल्तान ने कहा। ओके, कृष्णा ने कहा। थोड़ी देर में सुल्तान कृष्णा के पास पहुंच गया और फिर वो दोनों डार्क हाउस के लिए निकल गए। डार्क हाउस में राज शर्मा कृष्णा का ही इंतजार कर रहा था। सुल्तान ने उसे बताया दिया था कि उसके अलावा वहां और कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए राज वहां अकेला ही था। वो तो किसी भी तरह बस कृष्णा से मिलना और उसे जानना चाहता था। कृष्णा और सुल्तान जैसे ही डार्क हाउस पहुंचे तो सुल्तान ने राज को फ़ोन लगा दिया। राज ने अपने असिस्टेंट को उन्हें रिसीव करने भेज दिया था, जो उन्हें सीधा राज के पास ले गया। वेलकम मिस्टर कृष्णा, मुझे खुशी है कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ आए, कृष्णा को रिस्पेक्टफुल्ली ग्रिट करते हुए राज ने कहा। इट्स ओके मिस्टर राज, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। प्लीज़ आइए, राज ने सुल्तान और कृष्णा को रिस्पेक्टफुल्ली बैठाया और उनके लिए कुछ ड्रिंक्स मंगवाए।
बताइए मिस्टर राज, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कृष्णा ने डायरेक्ट राज से उसका पर्पस पूछा। एक्चुअली मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आप किस फैमिली से रिलेटेड है? राज ने पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात कही। राज की बात सुनकर कृष्णा स्माइल करने लगा। उसने सुल्तान की तरफ देखा और उसे इशारा किया। सुल्तान भी कृष्णा का इशारा समझ गया और उसने कहा, मिस्टर शर्मा, आपके सामने जो बैठे हैं वो यंग मास्टर कृष्णा रायजादा है, रायजादा फैमिली के इकलौते बेटे और रायजादा ग्रुप के सक्सेसर। सुल्तान के मुंह से ये सुनकर राज चौंकते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो बहुत हैरानी से कृष्णा को देखने लगा। दरअसल राज को ये तो अंदाजा था कि कृष्णा किसी बड़ी फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कृष्णा सबसे पावरफुल फैमिली का वारिस है। क्या रायजादा फैमिली? राज ने चौंकते हुए कहा। राज की बात सुनकर कृष्णा और सुल्तान दोनों स्माइल करते हुए उसे देखने लगे। सुल्तान ने कहा, मिस्टर राज, देहरादून ही नहीं पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जो यंग मास्टर को जानते हैं। मैनेजमेंट से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी यंग मास्टर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें, इसलिए आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यस, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी यंग मास्टर कृष्णा मार्शल आर्ट चैंपियन है तो सभी लोग उनकी इसी आइडेंटिटी को जानते हैं। राज ने कहा। उसने आगे कहा, यंग मास्टर, मैं अपने भाई की गलतियों के लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ। वो एक्चुअली आपको ऐसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप रियलिटी में कौन है। क्या राज कृष्णा की आइडेंटिटी छुपा कर रख सकेगा? क्या देहरादून में कृष्णा की रियलिटी छुपी हुई रह पाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एंगेजमेंट का दिन। सुल्तान और कृष्णा डार्क हाउस राज शर्मा से मिलने जाते हैं। सुल्तान राज को कृष्णा की रियलिटी बताता है। सुल्तान कृष्णा की रियलिटी डिस्क्लोज करने से राज को मना करता है। राज अपने भाई की गलतियों के लिए कृष्णा से माफ़ी मांगता है। इट्स ओके मिस्टर राज, वैसे भी मैं इतनी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे अपने स्टेटस का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। राज ने एक कार्ड कृष्णा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? कृष्णा ने पूछा। ये डार्क हाउस का प्राइम कार्ड है। ये केवल यहाँ के ट्रस्टियों के पास ही होता है, जिससे वो जब चाहे यहाँ आ जा सकते हैं और यहाँ की एक्टिविटी को एंजॉय कर सके, राज ने कहा। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कृष्णा ने कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप डार्क हाउस में एंजॉय करने आए, राज ने कहा। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ, कृष्णा ने कहा और राज से कार्ड ले लिया। कृष्णा को भी डार्क हाउस की एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। वो यहाँ अनाया को लेकर घूमने आना चाहता था। ये देखकर राज बहुत खुश हो गया। उसने रिस्पेक्टफुल्ली कृष्णा को ग्रिट किया। कृष्णा और सुल्तान भी कुछ देर वहां रुकने के बाद वहां से निकल गए। कुछ दिनों में कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट की डेट भी फाइनल हो गई। स्मिता ने यास्मीन को फ़ोन लगाकर कहा, 2 दिन बाद यंग मास्टर की एंगेजमेंट है, तुम जल्द से जल्द उनकी ड्रेस रेडी करवाकर आज ही भिजवा दो। जी मैम, मैं अभी रेडी करवाती हूँ और यंग मास्टर के पास भिजवा देती हूँ, यास्मीन ने कहा। थोड़ी ही देर में यास्मीन खुद कृष्णा और अनाया की ड्रेस लेकर होटल के लिए निकल गई। उसने होटल में सुल्तान को ड्रेस दी और उसे कहा कि वो यंग मास्टर को बता दे। सुल्तान ने तुरंत कृष्णा को कॉल करके बताया कि उसकी और अनाया की ड्रेस रेडी हो चुकी है। ठीक है सुल्तान, तुम उन्हें घर पहुंचा दो, मैं वही देख लूंगा, कृष्णा ने कहा। कृष्णा के कहते ही सुल्तान ने वो ड्रेस कृष्णा के बंगले पर भिजवा दी। कृष्णा इस वक्त अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट करने के लिए प्रताप और सम्राट के पास आया था। सम्राट सर, प्रताप सर, आप दोनों अगर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, कृष्णा ने रिस्पेक्टफुल्ली कहा। हाँ, हम बिल्कुल आएंगे कृष्णा, तुम हमारे लिए तो फैमिली ही हो, सम्राट ने कहा। कृष्णा, वैसे भी मेरा और सम्राट सर का तुम्हारे अलावा और कोई अपना है ही कहा, हम जरूर आएंगे, प्रताप ने कहा। उनकी बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो गया और उसने दोनों को रिस्पेक्टफुल्ली थैंक यू कहा। वहां से निकलने के बाद कृष्णा ने बलवंत और विनोद को भी इनविटेशन दिया। उन दोनों ने भी कहा कि वो जरूर आएंगे। दिशान और पलक अपनी छुट्टियां बिताकर देहरादून अपने घर वापस लौट आए थे। जैसे ही कृष्णा ने दिशान को उसकी और अनाया की एंगेजमेंट के लिए बताया तो वो चौंक गया। उसने कहा, कृष्णा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। वो तुम यहाँ आकर ही देख लेना, और हाँ, पलक को साथ में जरूर लाना, वैसे अनाया ने उसे इनवाइट कर दिया होगा, कृष्णा ने कहा। ओके कृष्णा, हम टाइम से आ जाएंगे, दिशान ने कहा। वो सच में बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसे भी अपने और पलक के बारे में अपनी फैमिली से बात करना चाहिए। एंगेजमेंट के दिन सुबह ही बलराज, सीमा और प्रेरणा के साथ देहरादून पहुंच गए। वो तीनों आज इतने खुश थे कि उन्हें देखकर रायजादा ग्रुप से जुड़ा हर कोई खुश हो रहा था। किशोर ने फंक्शन की सारी अरेंजमेंट्स खुद चेक की।
वैसे तो स्मिता और सुल्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी किशोर कोई कमी नहीं रखना चाहता था। बॉस, सारी अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट है, मैंने खुद सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, किशोर ने बलराज को बताते हुए कहा। ओके किशोर, सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रहे, तुम जानते हो मेरे दुश्मन कम नहीं है, बलराज ने कहा। बॉस, पूरे होटल पर स्नाइपर्स की पैनी नज़र है, आने वाले हर एक गेस्ट को मशीन से चेक किया जा रहा है, हम किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेंगे, किशोर ने कहा। शेरगिल फैमिली भी अब तक सक्सेना फैमिली के साथ देहरादून पहुंच गई थी। उन्हें होटल में सुल्तान ने रिस्पेक्टफुल्ली रिसीव किया और उनके कमरों में उन्हें बैठाकर अपने स्टाफ को उन्हें स्पेशल ट्रीट करने के लिए कह दिया। अनाया कह रही थी कि ये होटल रायजादा फैमिली का ही है, ये सच में बहुत आलीशान है, गौरव ने अपनी पत्नी चारू से कहा। वो दोनों होटल से बाहर निकलकर घूम रहे थे। अनाया इस वक्त अपने हॉस्टल में ही थी। कृष्णा ने उसे बताया दिया था कि उसकी ड्रेस होटल में रखी है, इसलिए वो होटल में जाकर ही रेडी होने वाली थी। पलक और दिशान उसे लेने आने वाले थे। कृष्णा इस वक्त सम्राट, प्रताप, बलवंत, विनोद और गौतम के साथ बैठा था। क्योंकि अभी फंक्शन में समय था, इसलिए उसे रेडी होने की कोई जल्दी नहीं थी। कृष्णा को केवल ड्रेस ही पहनना था, बाकी तो वो इतना हैंडसम था कि उसे कभी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कृष्णा चाहता है कि भोपाल में एक मार्शल आर्ट अकेडमी स्टार्ट की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से इस वक्त मार्शल आर्ट में कोई मास्टर नहीं है, इसीलिए अलायंस को ही इसके लिए कुछ करना होगा। प्रताप ने विनोद और बलवंत को बताया। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मार्शल आर्ट का विस्तार हो। कृष्णा ने ये सोचा है तो मैं इस बारे में चीफ से बात करूंगा, विनोद ने कहा। सर, मार्शल आर्ट कंपटीशन के बाद से मध्य प्रदेश के लोगों का इंटरेस्ट मार्शल आर्ट के लिए बढ़ा है, इसलिए हमें इसका अच्छा फायदा होगा, गौतम ने कहा। क्या मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट अकेडमी स्टार्ट होगी? क्या कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट शांति से निपट जाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। रायजादा फैमिली का बेटा। कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। दिशान एंगेजमेंट के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है। सभी गेट होटल में पहुंच जाते हैं। कृष्णा अपने मार्शल आर्ट के साथियों के साथ चर्चा करता है। वो सभी अपनी बातों में बिजी थे, तभी सुल्तान ने कृष्णा को आकर बताया कि अनाया होटल आ चुकी है। उसकी बात सुनकर कृष्णा ने उन सभी से जाने की इजाज़त ली और वहां से निकलकर अनाया के पास जाने के लिए निकल गया। कृष्णा ने अनाया के लिए अपने फ्लोर पर ही रूम बुक किया था, बाकी लोगों के लिए दूसरे फ्लोर पर रुकने की व्यवस्था थी। अनाया ने पलक और चारू को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें साथ लेकर अपने रूम में रेडी होने के लिए आ गई। दिशान भी कृष्णा के साथ उसके रूम में आ गया। फंक्शन स्टार्ट होने में अब कम ही टाइम था, इसलिए सभी तैयार होने चले गए थे। बलराज, सीमा और प्रेरणा के साथ टॉप फ्लोर पर अपने रेसिडेंशियल रूम में ही थे। वो भी तैयार होकर नीचे जाने वाले थे। उन्हें किशोर हर पल की अपडेट दे रहा था। कुछ देर में सीमा और प्रेरणा रेडी होकर नीचे जाने के लिए निकल गए। स्मिता और यास्मीन आज पूरे समय उन दोनों के साथ ही थी, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत अरेंज कर सके। प्रेरणा और सीमा भी उन्हें कभी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करती थी, इसलिए स्मिता और यास्मीन को भी बहुत कंफर्टेबल लगता था। स्मिता ने अली को इन्फॉर्म किया कि सीमा और प्रेरणा फंक्शन हॉल की तरफ आ रही है। उसके कहते ही वहां तुरंत अलर्ट पास हो गया और सारा स्टाफ अलर्ट हो गया। आज किसी के भी साथ कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि होटल के बाहर ही बहुत सिक्योरिटी थी, इसलिए अंदर किसी को कोई टेंशन नहीं थी। जैसे ही सीमा और प्रेरणा फंक्शन हॉल में पहुंचे तो वहां हलचल तेज हो गई। अधिकांश गेस्ट आ चुके थे, इसलिए सभी खड़े होकर उन्हें ग्रिट करने लगे। सीमा और प्रेरणा भी सभी गेस्ट से मिलने लगे। शेरगिल और सक्सेना फैमिली के लोग भी उन दोनों से मिलने लगे। कुछ ही देर में वहां का माहौल बहुत नॉर्मल और फ्रैंकली हो गया। सभी आपस में हंसी मजाक के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ ही देर में बलराज भी फंक्शन हॉल में आ गए। किशोर उनके साथ ही था। वहां उपस्थित अधिकांश लोग बिजनेस से जुड़े ही थे, इसलिए सभी बलराज को जानते थे। बलराज भी कुछ बिजनेस से जुड़े सीनियर लोगों को जानते थे, इसलिए वो भी उनसे बात करने लगे। बाकी सभी लोग भी बलराज से मिलकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। शेरगिल और सक्सेना फैमिली भी खुलकर बलराज से बातचीत कर रहे थे। मार्शल आर्ट से जुड़े लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, क्योंकि वो रायजादा फैमिली में कृष्णा के अलावा किसी को भी पर्सनली नहीं जानते थे। उन सभी को तो ये भी नहीं पता था कि कृष्णा ही रायजादा फैमिली का इकलौता बेटा है। वो सभी कृष्णा को रायजादा फैमिली से जुड़ा कोई व्यक्ति समझ रहे थे। हालांकि उन्होंने बलराज के बारे में कई बार सुना था और उनकी तस्वीर देखी थी, इसलिए वो सभी जानते थे कि बलराज कितनी बड़ी हस्ती है। थोड़ी देर में किशोर ने रायजादा फैमिली की साइड से सभी गेस्ट का वेलकम किया। किशोर ने कहा कि रायजादा फैमिली के बेटे कृष्णा और शेरगिल फैमिली की बेटी अनाया की आज एंगेजमेंट के फंक्शन में शामिल होने पर हम सभी का स्वागत करते हैं। किशोर के मुंह से ये सुनते ही सभी लोगों को कृष्णा को देखने की क्यूरियोसिटी होने लगी।
किसी ने भी आज तक कृष्णा रायजादा को नहीं देखा था। वहीं कुछ लोग ये भी देखना चाहते थे कि वो लड़की कैसी होगी जिसे रायजादा फैमिली ने पसंद किया है। सम्राट, प्रताप और उनके सभी साथी यह सुनकर चौंक गए कि कृष्णा रायजादा फैमिली का बेटा है। कृष्णा के स्टेटस को देखकर तो नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी फैमिली का बेटा है, गौतम ने बाकी सभी से कहा। तुम कृष्णा को जानते नहीं हो गौतम, उसे इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एशिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। तुमने देखा नहीं कि कृष्णा का व्यवहार हमारे साथ कितना पोलाइट रहता है। विनोद ने कहा, कृष्णा ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का आखिरी स्टूडेंट है, तुम्हें क्या लगता है उसे कभी ऐशो आराम से फर्क पड़ सकता है? वो एक योद्धा है और उसने ये प्रूव भी किया है। बलवंत ने गर्व से कहा। वो हमेशा से ही कृष्णा से बहुत इम्प्रेस थे। उन सभी की बातें सुनकर सम्राट और प्रताप को कृष्णा पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सम्राट ने कहा, कृष्णा भले कितनी भी बड़ी फैमिली का बेटा हो, लेकिन वो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है। हाँ सर, और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि कृष्णा अभी सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। ये उपलब्धि कृष्णा ही डिजर्व करता है, प्रताप ने कहा। वहाँ सभी बातें कर रहे थे तभी अचानक से हलचल देखकर सभी का ध्यान उस तरफ गया। कृष्णा और अनाया दोनों साथ में आ रहे थे। सुल्तान और अली उनके पीछे ही चल रहे थे। वो दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। जो भी उन्हें देख रहा था वो बस देखे ही जा रहा था। सच में मिस अनाया रायजादा फैमिली को डिजर्व करती है, उनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी में उपस्थित किसी व्यक्ति ने अपने साथी से कहा, हाँ मिस्टर कृष्णा और मिस अनाया एक दूसरे के साथ सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। परफेक्ट मैच, उसके साथी ने कहा। इस प्रकार कृष्णा और अनाया के बारे में पार्टी में सभी लोग अलग अलग तारीफें करने लगे। हर कोई उन दोनों की जोड़ी की प्रशंसा कर रहा था। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी होने के बाद बलराज ने कृष्णा और अनाया से कहा कि वे सभी गेस्ट से मिल ले। बलराज की बात सुनकर किशोर और स्मिता एक एक करके कृष्णा और अनाया से सभी को इंट्रोड्यूस करवाने लगे। सभी से मिलते मिलते वो सम्राट और बाकी सभी के पास आ गए। क्या सम्राट और प्रताप का नजरिया कृष्णा के लिए अब भी वैसा ही रहेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। पलक के पेरेंट्स। कृष्णा और अनाया की रिंग सेरेमनी में कई बिजनेस की दुनिया से जुड़े लोग पहुंचते हैं। कृष्णा, सीमा और प्रेरणा सभी गेस्ट से मिलते हैं। रिंग सेरेमनी होने के बाद कृष्णा और अनाया सभी से मिलते हैं। अनाया, ये सभी मार्शल आर्ट के मेरे सीनियर है, कृष्णा ने अनाया से कहा और फिर सभी से एक एक करके उसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा। अनाया, ये सम्राट सर है, मेरे सुपर सीनियर और मेंटर भी। तुम वैसे तो इन्हें जानती ही हो, कृष्णा ने कहा। अनाया ने सम्राट को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वो जानती थी कि कृष्णा उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। अनाया, ये प्रताप सर है, मेरे सीनियर और बड़े भाई दोनों, कृष्णा ने कहा। अनाया, ये बलवंत सर है, ईगल अलायंस के चीफ। ये विनोद सर है, भारतीय मार्शल आर्ट अलायंस के सेक्रेटरी। ये गौतम है, ईगल अलायंस के ऑफिसर। कृष्णा ने अनाया को सभी से बहुत रिस्पेक्टफुल्ली इंट्रोड्यूस करवाया। अनाया ने भी सभी को बहुत रिस्पेक्टफुल्ली नमस्कार किया। वो सभी भी अनाया की पोलाइटनेस से बहुत प्रभावित हुए। वे सभी मन ही मन यही सोच रहे थे कि कृष्णा को बिल्कुल उसकी तरह नेचर की लाइफ पार्टनर मिली है। सभी से मिलने के बाद अनाया प्रेरणा और सीमा के साथ चली गई। वहीं कृष्णा ने अपने डैड से सम्राट और बाकी सभी को इंट्रोड्यूस करवाया। बलराज भी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्हें भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरी रायजादा फैमिली ही अपने स्टेटस के बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर वाली है। बलराज से मिलने के बाद बलवंत ने बाकी सभी से कहा। बाकी सभी भी उनकी बात में हाँ में सिर हिलाने लगे। समय काफ़ी हो गया था, इसलिए सभी खाना खाने के बाद पार्टी से जाने लगे। सभी के जाने के बाद शेरगिल और सक्सेना फैमिली भी वापस मसूरी के लिए निकल गए। अनाया को अपने हॉस्टल जाना था, इसलिए वो होटल में ही रुक गई। कुछ देर कृष्णा और अनाया से बातचीत करने के बाद बलराज, प्रेरणा और सीमा भी वापस दिल्ली के लिए निकल गए। अब होटल में केवल कृष्णा और अनाया के अलावा दिशान और पलक ही थे। स्मिता होटल में रुकना चाहती थी, लेकिन कृष्णा जानता था कि उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए वो थक गई होगी, इसलिए कृष्णा ने उसे घर जाने के लिए कह दिया था। सुल्तान, तुम भी अब रेस्ट कर लो, दिन भर में तुम भी काफ़ी थक गए होंगे, कृष्णा ने सुल्तान से कहा। नहीं नहीं यंग मास्टर, मैं ठीक हूँ, इतनी भी कोई थकान नहीं है, सुल्तान ने कहा। सुल्तान सच में काफ़ी थक गया था, लेकिन वो कृष्णा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन फिर कृष्णा के बहुत कहने के बाद वो भी अपने घर के लिए निकल गया। कुछ देर में दिशान और पलक भी वहां से निकल गए। उन दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ पिछले 4 साल से जो व्यक्ति उनका फ्रेंड है वो एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली का बेटा है। दिशान को कृष्णा के लिए बहुत रिस्पेक्ट फील हो रही थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि कृष्णा उसका दोस्त है। अब अनाया और कृष्णा ही होटल में बचे थे। कृष्णा ने अनाया को बहुत प्यार से देखा और कहा, अनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर कृष्णा ने अनाया को गले लगा लिया।
मैं भी बहुत खुश हूँ कृष्णा, आई लव यू वेरी मच कृष्णा। अनाया ने कहा। अनाया, हम शादी कब करेंगे, तुम क्या चाहती हो? कृष्णा ने पूछा। कृष्णा की बात सुनकर अनाया के गाल लाल हो गए और उसने अपना चेहरा कृष्णा की बाहों में छुपा लिया। कृष्णा ने भी अनाया को बहुत प्यार से बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर प्यार भरी बातें करने के बाद वो दोनों अनाया के हॉस्टल के लिए निकल गए। अनाया की चेंज की हुई ड्रेस को कृष्णा ने शेरगिल फैमिली के साथ भिजवा दिया था। इस वक्त अनाया अपनी रेगुलर ड्रेस में ही थी। कृष्णा, कॉलेज स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे हैं, उसके तुरंत बाद हमारे फाइनल एग्जाम है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि शेरगिल कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लूँ। मैं हमारी शादी से पहले खुद कुछ करना चाहती हूँ, अनाया ने कहा। अनाया, तुम जो भी करना चाहती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कृष्णा ने अनाया के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। थैंक यू कृष्णा, अनाया ने कहा और कृष्णा के गाल पर किस कर दिया। बातें करते करते ही वे दोनों हॉस्टल पहुंच गए। अनाया कार से उतरी और कृष्णा को विश करके हॉस्टल में चली गई। कृष्णा भी वहां से निकल गया। अनाया जब अपने रूम में गई तो पलक उसका वेट ही कर रही थी। अनाया को देखकर पलक ने जल्दी से उसे हग कर लिया। अनाया को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी पलक को हग करते हुए कहा, क्या हुआ पलक, तुम ठीक हो ना? अनाया, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, पलक ने कहा। पलक की बात सुनकर अनाया ने स्माइल करके उसे देखा और वो दोनों बेड पर बैठ गए। अनाया, अब मुझे भी लगने लगा है कि दिशान और मेरे रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, पलक ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अनाया ने खुश होते हुए कहा। लेकिन मेरे पेरेंट्स, पलक कुछ कहते हुए रुक गई और उदास हो गई। पलक को ऐसे देखकर अनाया ने कहा, क्या हुआ पलक, तू अपने पेरेंट्स से बात कर और उन्हें बता कि तू दिशान को पसंद करती है। दिशान रक अच्छा लड़का है, वो तेरे पेरेंट्स को भी पसंद आ जाएगा। अनाया, तू जानती नहीं है, मेरे पेरेंट्स को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे हमेशा खुश रख सके, पलक ने कहा। हाँ तो दिशान तुझे खुश नहीं रखेगा क्या, वो हर तरह से अच्छा इंसान है, अनाया ने कहा। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर दिशान के पेरेंट्स नहीं माने तो, पलक ने कहा। क्या पलक अपने पेरेंट्स से बात कर पाएगी? क्या पलक उन्हें अपने और दिशान के रिश्ते के लिए कन्विंस कर पाएगी? क्या पलक और दिशान भी एक दूसरे से मिल सकेंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। ग्रैंड मास्टर की तलवार। कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट बहुत खुशी के साथ होती है। सभी गेस्ट के जाने के बाद बलराज, सीमा और प्रेरणा भी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अनाया को कृष्णा हॉस्टल छोड़ देता है। पलक को अपनी और दिशान के रिश्ते की चिंता होती है। तुम दोनों अपने अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, अनाया ने कहा। हाँ, मैं कल ही इस बारे में दिशान से बात करती हूँ, पलक ने कहा। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए। कृष्णा भी अपने घर पर पहुंच गया और काउच पर बैठ गया। तभी कृष्णा के पास प्रताप का फोन आया। उसने कहा, कृष्णा तुम जल्द से जल्द विनोद के ऑफिस आ जाओ, मैं और सम्राट सर तुम्हें वहीं मिलते हैं, बाकी बात हम वही करेंगे। कृष्णा समझ गया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा, ओके सर, और तुरंत विनोद के ऑफिस के लिए निकल गया। कृष्णा थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया। आओ कृष्णा, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, प्रताप और सम्राट भी बस आ ही रहे हैं, कृष्णा के पहुंचते ही बलवंत ने कहा। कृष्णा ने बलवंत को ग्रिट किया और उनके साथ विनोद के ऑफिस में चला गया। वहां कृष्णा ने विनोद को भी ग्रिट किया। तब तक प्रताप और सम्राट भी वहां आ गए। क्या बात है चीफ, आपने ऐसे अचानक हमें बुलाया, सब ठीक है ना? सम्राट ने बलवंत से पूछा। हाँ सब ठीक है सम्राट, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है, आओ बैठो, बलवंत ने कहा और वो सभी वहां चेयर पर बैठ गए। चीफ, क्या आप गैम्बलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं? विनोद ने बलवंत से पूछा। हाँ विनोद, तुम ठीक समझे, लेकिन इस गैम्बलिंग के बारे में इन तीनों को पता होना ज़्यादा जरूरी है, बलवंत ने कहा। बलवंत की बात सुनकर सम्राट, प्रताप और कृष्णा उन्हें क्यूरियोसिटी से देखने लगे। प्रताप ने विनोद से कहा, तुम किस गैम्बलिंग की बात कर रहे हो? देहरादून के डाक हाउस और दार्जिलिंग के व्हाइट हाउस के बीच एक गैम्बलिंग फाइट होने वाली है, विनोद ने कहा। क्या गैम्बलिंग फाइट? कृष्णा ने चौंकते हुए कहा। हाँ गैम्बलिंग फाइट, ये हर 5 साल में होती है दोनों हाउस के बीच, बलवंत ने कहा। लेकिन इसमें ऐसा क्या है चीफ कि आप हमें बताना चाहते हैं? सम्राट ने कहा। इस बार गैम्बलिंग में जिन चीज़ों पर बेट लगी है उनमें गोल्डन स्क्वाड भी है, बलवंत ने कहा। क्या गोल्डन स्क्वाड? लेकिन वो तो, सम्राट अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और हैरानी से बोले। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो सम्राट, लेकिन ये सच है, इस बार गैम्बलिंग में गोल्डन स्क्वाड पर भी बेट लगी है, वो इस वक्त दार्जिलिंग में है, बलवंत ने कहा। लेकिन गोल्डन स्क्वाड में ऐसा क्या है जो आप दोनों इतने गंभीरता से बात कर रहे हैं इसके बारे में? विनोद ने क्यूरियस होते हुए कहा। यही हाल कृष्णा और प्रताप का भी था।
गोल्डन स्क्वाड ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी की वो तलवार है जो कई सालों पहले उन्होंने मास्टर गोवर्धन को दे दी थी जब ब्लैक निंजा ने उन पर अटैक किया था। गोवर्धन जी के बाद ये तलवार चोरी हो गई थी, लेकिन अब पता चला है कि वो दार्जिलिंग में व्हाइट हाउस के पास है। बलवंत ने सभी को डिटेल में बताया। मैं आज ही दार्जिलिंग जाकर उनसे वो स्क्वाड ले आऊंगा। मैं गुरुजी की तलवार को ऐसे ही बैटिंग पर नहीं लगने दूंगा। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। सम्राट ने गुस्से में कहा। हाँ चीफ, मैं और कृष्णा भी सम्राट सर के साथ जाएंगे। देखते हैं कौन हमें रोक पाता है। प्रताप ने कहा। तुम सभी शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैंने तुम तीनों को इसीलिए बुलाया है। बलवंत ने कहा। हाँ, हमें चीफ की पूरी बात सुननी चाहिए। विनोद ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं चीफ? सम्राट ने कहा। गैम्बलिंग फाइट में दोनों हाउस की तरफ से 30 साल तक के फाइटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कृष्णा भी इसमें डार्क हाउस की साइड से पार्टिसिपेट करें और गोल्डन स्क्वाड हमारे पास आ जाएगी। बलवंत ने अपनी प्लानिंग बताई। लेकिन डार्क हाउस हमें गोल्डन स्क्वाड क्यों देगा? प्रताप ने कहा। आप उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए सर, कृष्णा ने कहा। कृष्णा के लिए डार्क हाउस से कुछ लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो जानता था कि राज उसके एक कहने पर कुछ भी कर सकता है। क्या तुम डार्क हाउस में किसी को जानते हो कृष्णा? बलवंत ने कहा। हाँ चीफ, मुझे लगता है आपकी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छा है, इससे हमें अलायंस का विरोध भी नहीं झेलना पड़ेगा। विनोद ने कहा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द गोल्डन स्क्वाड हमारे पास होगी, कृष्णा ने कहा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कृष्णा, सम्राट ने कृष्णा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर रुककर सभी वहां से अपने अपने घर चले गए। कृष्णा ने वहां से निकलते ही सुल्तान को फोन लगाया और उससे कहा कि राज शर्मा को कल होटल बुलाए। कृष्णा के बताए टाइम के बारे में सुल्तान ने राज को बता दिया। राज भी तुरंत आने के लिए रेडी हो गया। कृष्णा जब होटल पहुंचा तो राज पहले से होटल पहुंच गया था। कृष्णा के आते ही राज और सुल्तान ने कृष्णा को ग्रिट किया। वो तीनों सुल्तान के ऑफिस में बैठ गए। जी यंग मास्टर मैनेजर सुल्तान बता रहे थे कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, राज ने कहा। हाँ मिस्टर राज, मैं आपसे गैम्बलिंग फाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ, कृष्णा ने कहा। गैम्बलिंग फाइट? बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, राज ने कहा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे हाउस की तरफ से पार्टिसिपेट करना है, कृष्णा ने कहा। क्या? लेकिन आप इस गैम्बलिंग फाइट में क्यों पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं यंग मास्टर, क्या कुछ खास बात है? राज ने कहा। हाँ, इस फाइट में बैटिंग में लगने वाली चीज़ों में एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, कृष्णा ने कहा। क्या राज कृष्णा को अपनी तरफ से फाइट में शामिल करेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। गैम्बलिंग फाइट। कृष्णा, प्रताप और सम्राट अचानक अलायंस के ऑफिस बुलाने से सोच में पड़ जाते हैं। बलवंत उन्हें ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी की तलवार के बारे में बताते हैं। कृष्णा फाइट करने के लिए तैयार होता है। ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप चाहेंगे मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ, राज ने कहा। थैंक यू मिस्टर राज, लेकिन अभी मेरी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज मत करना, कृष्णा ने कहा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सीक्रेटली यह करूंगा, राज ने कहा। कृष्णा पहले से जानता था कि राज उसकी बात को मना नहीं करेगा। बातचीत करके वो तीनों लंच करने के लिए चले गए। जाते टाइम राज ने कृष्णा को बताया कि फाइट 3 दिन बाद दार्जिलिंग में है। कृष्णा ने भी हाँ में सिर हिलाया और उसे कहा कि वो टाइम पर डार्क हाउस पहुंच जाएगा। राज के जाने के बाद कृष्णा ने यह बात प्रताप को बताई तो वो खुश हो गया। उसने सम्राट को बताया तो वो भी खुश हो गए। सम्राट ने कृष्णा से कहा, कृष्णा वैसे तो तुम जानते हो कि कोबरा टेक्निक से कैसे निपटा जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना होगा। वैसे मैं और चीफ वहां तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जी सम्राट सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कृष्णा ने कहा और फोन रख दिया। फिर कृष्णा ने अनाया को फोन लगाकर बताया कि वो कुछ काम से दार्जिलिंग जा रहा है। 3 दिन बाद तय समय पर कृष्णा डार्क हाउस पहुंच गया, जहां पहले से ही बाकी फाइटर मौजूद थे जो डार्क हाउस की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले थे। राज ने वहां सभी को कृष्णा से इंट्रोड्यूस करवाया। वे सभी फाइटर स्टेज 2 के मार्शल आर्टिस्ट थे। क्योंकि वो सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए वे सभी कृष्णा को जानते थे, लेकिन किसी को भी कृष्णा की रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था। कंपटीशन में कृष्णा ने अपना लेवल कम ही लिखा था, इसलिए वो सभी कृष्णा को अपने बराबर का ही फाइटर मान रहे थे। तुम तो वही हो ना जिसने कंपटीशन जीता था, उन फाइटर में से सबसे सीनियर फाइटर ने कृष्णा से बहुत रूखे शब्दों में कहा। उसका नाम कार्तिक था। वो शुरुआत से ही कृष्णा से जेलेस फील कर रहा था। हाँ आपने ठीक कहा, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। ओहो जरा देखो तो, हमारे साथ नेशनल चैंपियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्तिक ने कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए कहा। कृष्णा कार्तिक की बात का मतलब समझ रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका फोकस तो केवल गोल्डन स्क्वाड पर था।
इसलिए कृष्णा ने कार्तिक की किसी बात का जवाब नहीं दिया। कार्तिक की तरह ही एक और फाइटर था जो कार्तिक के ही लेवल पर था, लेकिन उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस कार्तिक से ज़्यादा था। वो बस कृष्णा को ही देख रहा था। उसे कृष्णा से कोई जेलेसी नहीं थी, वो तो बस कृष्णा के बारे में क्यूरियस था। उसका नाम रोहन था। कुछ ही देर में राज और डार्क हाउस के बाकी लोग वहां आए और वहां से सभी पार्टिसिपेंट्स को लेकर दार्जिलिंग के लिए फ्लाइट से निकल गए। कुछ घंटों में वे सभी दार्जिलिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम कृष्णा ने महसूस किया कि एक लड़की देहरादून एयरपोर्ट से केवल उसे ही देख रही है। कृष्णा को कुछ अजीब लगा। कृष्णा थोड़ा आगे जाकर एक साइड छुप गया। एक लड़की जिसने सिंपल जीन्स और टॉप पहना था, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखों पर सनग्लास लगाया हुआ था। वो इधर उधर देखकर किसी को ढूंढ रही थी। ये वही लड़की थी जो कृष्णा को फ्लाइट में देख रही थी। कृष्णा अचानक से उसके पीछे गया और उसे कहा, शायद आप मुझे ढूंढ रही है। उस लड़की ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कृष्णा को देखकर वो चौंक गई। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं आपको क्यों ढूंढूंगी, मैं जानता हूं तुम मुझे देहरादून से फॉलो कर रही हो। कृष्णा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आपकी और मेरी फ्लाइट सेम हो। उस लड़की ने कहा, मुझे जाना है। इतना कहकर वो लड़की नज़र चुराते हुए वहां से निकल गई। बड़ी अजीब लड़की है, कृष्णा ने अपने मन में कहा और वो भी बाहर निकल आया जहां बाकी सभी उसी का वेट कर रहे थे। कृष्णा उन सभी के साथ वहां से निकल गया। सभी लोग होटल में आ गए और अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगे। आज रात को उनकी गैम्बलिंग फाइट थी। फाइट में केवल सिंगल राउंड था, एक एक करके सभी फाइटर को फाइट करनी थी। लास्ट में जिस हाउस का फाइटर स्टेज पर अकेला रहता वो विनर होगा। कृष्णा का नंबर सबसे लास्ट था। बलवंत और सम्राट रात को सीधे फाइटिंग वेन्यू पर पहुंचने वाले थे। कृष्णा अपने रूम से बाहर निकला और बाहर होटल के कॉरिडोर में घूमने के लिए चला गया। शाम होते ही डार्क हाउस के सभी लोग सभी फाइटर के साथ फाइट वेन्यू के लिए निकल गए। कृष्णा राज के साथ ही था। वेन्यू पर पहुंचते ही राज ने सभी फाइटर को बताया कि आज नाइट में उनकी फाइट होगी। दोनों ग्रुप के 5-5 फाइटर थे जो फाइट करने वाले थे। थोड़ी ही देर में वहां बलवंत और सम्राट भी पहुंच गए। राज बलवंत को जानता था कि वे ईगल अलायंस के चीफ है, इसलिए उसने बलवंत को ग्रिट किया। गैम्बलिंग के रूल के अनुसार कोई भी ग्रुप अलायंस से पर्सनली मुलाकात नहीं कर सकता था, इसलिए बलवंत और सम्राट कृष्णा की तरफ स्माइल करके अपनी सीट की तरफ चले गए। जल्द ही फाइट के पहले 2 फाइटर स्टेज पर आ गए। कृष्णा सब कुछ बहुत शांति से देख रहा था। राज भी बहुत शांत था क्योंकि पहले से पता था डार्क हाउस गैम्बलिंग जीतने वाला है, क्योंकि कृष्णा उनकी तरफ से फाइट करेगा। दार्जिलिंग के फाइटर अपनी कोबरा टेक्निक के लिए जाने जाते थे। ये मार्शल आर्ट की बहुत खतरनाक टेक्निक में से एक थी। थोड़ी ही देर में दार्जिलिंग का एक फाइटर और देहरादून के 2 फाइटर हार चुके थे। इस वक्त दार्जिलिंग का फाइटर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर था। देहरादून की साइड से जाने वाला फाइटर कार्तिक था। क्या डार्क हाउस गैम्बलिंग जीत पाएगा? क्या कृष्णा सही तरीके से अपने गुरुजी की तलवार ले सकेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। कार्तिक इन ट्रबल। राज तुरंत कृष्णा की बात मान जाता है। कृष्णा राज और बाकी लोगों के साथ गैम्बलिंग वेन्यू के लिए निकल जाता है। गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। कार्तिक बहुत घमंडी व्यक्ति था, इसलिए वो दार्जिलिंग के फाइटर को अंडरएस्टिमेट कर रहा था और सीना तानकर स्टेज पर चला गया। कृष्णा उसे देखकर स्माइल कर रहा था। कृष्णा ने दार्जिलिंग के उस फाइटर के मूव्स देखे थे। वो जानता था कि कार्तिक उसे कभी नहीं हरा पाएगा। रोहन ने जब कृष्णा को स्माइल करते देखा तो वो कृष्णा के पास आया और उससे पूछा, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कार्तिक अपने ओपोनेंट को अंडरएस्टिमेट कर रहा है। मुझे लगता है वो फाइटर 3 मूव्स में कार्तिक को हरा देगा। कृष्णा ने सीधे कहा। क्या? लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं जानता हूं तुमने अपनी रियलिटी छुपाई है। रोहन ने हैरानी से कहा। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और बस स्माइल कर दिया। फिर वो फोनो फाइट देखने लग गए। तुम्हें क्या लगता है मैं भी उन दोनों की तरह की कमजोर हूं? मैं केवल 2 मूव्स में तुम्हें हरा दूंगा, कार्तिक ने दार्जिलिंग के फाइटर से कहा। कार्तिक की बात सुनकर वो फाइटर गुस्सा हो गया। उसने अचानक कार्तिक पर अटैक किया। उसने अपने खतरनाक कोबरा पंच से अटैक किया। कार्तिक उसे हल्के में ले रहा था, इसलिए उसे संभलने का मौका नहीं मिला और वो पंच से इंजर हो गया। कार्तिक 4 कदम पीछे खिसक गया। कार्तिक को ऐसे देखकर उसके ओपोनेंट ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम तो उन दोनों से भी कमजोर हो। लगता है देहरादून में सारे बच्चे ही है। उसकी बात सुनकर कार्तिक गुस्से से लाल हो गया और उस पर अटैक करने के लिए दौड़ा। कार्तिक ने जैसे ही उस पर पंच से अटैक किया, उसने कार्तिक के पंच को ब्लॉक कर दिया और काउंटर करते हुए कार्तिक को किक किया। किक के लगने से कार्तिक की पसली में इंजरी हुई और वो पीछे खिसक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसमें अटैक करने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा, मैं हार मानता हूं। इतना कहकर कार्तिक स्टेज से नीचे उतर गया।
अब दार्जिलिंग के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। दार्जिलिंग का केवल एक फाइटर हारा तो और देहरादून के 3 फाइटर हार चुके थे। रोहन ने कृष्णा की तरफ देखा जो इस वक्त स्माइल कर रहा था। रोहन अब स्टेज पर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कृष्णा ने उसे धीरे से कहा, उसे अटैक करने का मौका मत देना। कृष्णा की बात सुनकर रोहन ने एक नज़र उसे देखा और स्टेज पर चला गया। रोहन के दिमाग में कृष्णा की बात घूम रही थी, इसलिए उसने बिना देर किए अपने ओपोनेंट पर लगातार 2-3 अटैक कर दिए। वो फाइटर रेडी नहीं था, इसलिए वो रोहन के अटैक से नीचे गिर गया। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो स्टेज से नीचे उतर गया। ये देखकर देहरादून ग्रुप में फिर से खुशी छा गई। रोहन ने खुश होकर कृष्णा की ओर देखा जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। कृष्णा ने अपने सिर हिलाया और रोहन ने भी अपना सिर हिला दिया। दार्जिलिंग का अगला फाइटर स्टेज पर आ गया। उसे देखकर कृष्णा समझ गया था कि वो बहुत पावरफुल फाइटर है। कृष्णा को लग रहा था कि शायद रोहन इसे नहीं हरा पाएगा। दरअसल कोबरा टेक्निक को काउंटर करना इतना आसान नहीं था। हर कोई इसे काउंटर नहीं कर सकता था, लेकिन कृष्णा को उसके गुरुजी ने हर टेक्निक और उनके काउंटर के बारे में सारी ट्रेनिंग दी थी। रोहन ने बिना देर किए अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये फाइटर रोहन से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने रोहन के सारे अटैक डॉज कर दिए। वो गुस्से से आगे बढ़ा और ट्रिपल स्टेप टेक्निक से अटैक किया। यह कोबरा टेक्निक में सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती थी। रोहन इस टेक्निक को डॉज नहीं सकता था, इसलिए उसे हाथ में बहुत इंजरी हुई और वो पीछे खिसक गया। रोहन को स्ट्रगल करते देख कृष्णा ने उसे कहा, रोहन कम आउट। कृष्णा जानता था कि उसके अगले अटैक से रोहन को सीरियस इंजरी भी हो सकती है। रोहन खुद भी अब फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर हो गया था। वो भी तुरंत स्टेज से नीचे आ गया। ये देखकर देहरादून के लोगों में निराशा फैल गई। केवल राज ही ऐसा था जो बिल्कुल शांत था। कृष्णा जल्दी से स्टेज पर गया और फाइट के लिए रेडी हो गया। दार्जिलिंग के फाइटर ने बिना वक्त गवाए कृष्णा पर अटैक किया। कृष्णा ने उसके पंच को ब्लॉक किया और उस पर काउंटर अटैक किया। कृष्णा जानता था कि ये दार्जिलिंग का सबसे स्ट्रांग फाइटर है, इसलिए कृष्णा ने उसकी गर्दन पर अटैक किया, जिससे वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। कृष्णा ने केवल एक मूव में ही दार्जिलिंग के सबसे पावरफुल फाइटर को नीचे गिरा दिया। दार्जिलिंग के लोग हैरानी से कृष्णा को देखने लगे। दार्जिलिंग के बाकी 2 फाइटर को भी कृष्णा ने बहुत आसानी से हरा दिया। देहरादून डार्क हॉर्स ये गैम्बलिंग जीत चुका था। राज खुशी से खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। वो चलकर दार्जिलिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिए। राज को ऐसे देखकर वो बोला, कोई बात नहीं राज, आज तो तुम गैम्बलिंग जीत गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हम अगली बार देख लेंगे, राज ने कहा। दार्जिलिंग के प्रेसिडेंट ने गैम्बलिंग में बैटिंग पर लगी सारी चीजें और पैसे का चेक राज के लोगों को दे दिया और वहां से चला गया। बलवंत और सम्राट भी वहां से निकलकर होटल आ गए। वो सबके सामने कृष्णा से नहीं मिलना चाहते थे। काफ़ी नाइट हो चुकी थी, इसलिए वो सो गए। राज और कृष्णा भी बाकी लोगों के साथ होटल आ गए। राज ने सारा सामान लोड करवाकर होटल भिजवा दिया था। वो सुबह कृष्णा से इस बारे में बात करना चाहता था। क्या कृष्णा राज को रियलिटी बताएगा? क्या राज कृष्णा को आसानी से वो तलवार दे देगा? सुनिए अगले एपिसोड में। रूम में फाइट। कृष्णा गैम्बलिंग फाइट में पार्ट लेता है। उसके साथ के सारे फाइटर बहुत जल्दी हार जाते हैं। कृष्णा बहुत आसानी से फाइट जीत जाता है। वापस होटल जाने के बाद कृष्णा भी आराम करता है। सुबह सबसे पहले कृष्णा बलवंत और सम्राट से मिलने उनके रूम में गया। कृष्णा ने उन दोनों को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। उन दोनों ने भी कल की फाइट के लिए कृष्णा को शाबाशी दी। कृष्णा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हमारे गुरुजी की वो पावरफुल तलवार वापस लाकर बहुत बड़ा काम किया है। सम्राट ने कृष्णा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ कृष्णा, भले हम फाइट करके इसे ला सकते थे, लेकिन इस तरह हमें मार्शल आर्ट अलायंस को जवाब देना पड़ता, लेकिन अब कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। बलवंत ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, सम्राट सर, बलवंत सर, आप मुझे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि यह बहुत बड़ा काम नहीं था। कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा, कृष्णा तुम रेडी हो जाओ, हम भी रेडी हो जाते हैं, फिर हमें देहरादून के लिए निकलना है। सम्राट ने कहा। कृष्णा भी वहां से चला गया। कृष्णा जैसे ही अपने रूम के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि उसके रूम का गेट खुला है। कृष्णा तुरंत चौकन्ना हो गया और धीरे से अपने रूम में जाने लगा। कृष्णा जैसे ही अंदर गया, वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। किसी आदमी ने उसका पूरा रूम बिखेर दिया था। वो कृष्णा के रूम में कुछ ढूंढ रहा था। वो दिखने में एक मार्शल आर्टिस्ट ही लग रहा था, इसीलिए कृष्णा ने खुद को भी तैयार कर लिया और उसे कहा, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या ढूंढ रहे हो? कृष्णा की आवाज़ सुनते ही वो आदमी पीछे मुड़ा और उसने कृष्णा को ध्यान से देखा। उसने कृष्णा से कहा, मुझे वो तलवार चाहिए जो कल तुमने गैम्बलिंग में जीती है।
क्या, किसी भी कीमत पर नहीं? और तुम हो कौन? क्या दार्जिलिंग ग्रुप ने तुम्हें भेजा है? कृष्णा ने कहा। वो बेवकूफ़ क्या जाने कि वो तलवार कितनी अनमोल है, उस व्यक्ति ने कहा। फिर तुम्हें वो तलवार चाहिए थी तो कल मुझसे फाइट करनी थी, आज ऐसे चोरों की तरह क्यों आए हो? कृष्णा ने कहा। कृष्णा की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, मेरी उम्र ज़्यादा होने के कारण मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन तुमसे तो मैं अभी फाइट कर लेता हूँ। इतना कहकर उसने कृष्णा पर अटैक कर दिया। कृष्णा पहले से रेडी था इसलिए वो भी फाइट करने लगा। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे और डिफेंड भी कर रहे थे। कृष्णा के रूम से आवाज़ सुनकर सम्राट और बलवंत दौड़कर वहां आए। वहां का नज़ारा देखकर वो कंफ्यूज हो गए। वो दोनों जानते थे कि कृष्णा ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। बलवंत ने जब ध्यान से उस व्यक्ति को देखा जो कृष्णा के साथ फाइट कर रहा था, तो वो उसे पहचान गए। रुक जाओ तुम दोनों, बलवंत ने भारी आवाज़ में कहा। उनकी आवाज़ सुनकर कृष्णा और वो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो गए और बलवंत को देखने के लिए मुड़े। चीफ आप यहाँ, उस व्यक्ति ने बलवंत से कहा और उन्हें ग्रिट किया। शरद तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है? बलवंत ने कहा। उस व्यक्ति का नाम शरद था जो कृष्णा से फाइट कर रहा था। चीफ आप जानते हैं इसी ने कल फाइट जीती है और अब ग्रैंड मास्टर की तलवार इसी के पास है, मैं वो लेकर रहूँगा। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि हमें वो तलवार ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के स्टूडेंट तक पहुँचानी है। शरद ने कहा। शांत हो जाओ शरद, तुम जिससे फाइट कर रहे हो वो ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का आखिरी स्टूडेंट कृष्णा ही है। बलवंत ने स्माइल करते हुए कहा। क्या आप सच कह रहे हैं चीफ, ये ग्रैंड मास्टर का स्टूडेंट है? शरद ने कहा और कृष्णा को ध्यान से देखा। हाँ शरद, कृष्णा, प्रताप और सम्राट ग्रैंड मास्टर के तीनों स्टूडेंट्स एक साथ है। इनसे मिलो, ये ग्रैंड मास्टर के सबसे सीनियर स्टूडेंट सम्राट है। बलवंत ने सम्राट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। चीफ लेकिन ये कौन है और आप इसे कैसे जानते हैं? सम्राट ने कहा। कृष्णा के मन में भी यही सवाल था। ये मास्टर गोवर्धन का वारिस है, इसका नाम शरद है। ये दार्जिलिंग में ही मास्टर गोवर्धन की एकेडमी संभालता है। उनके जाने के बाद शरद ने बहुत जिम्मेदारी के साथ उनकी एकेडमी को संभाला है, अब शरद वहां का मास्टर है। बलवंत ने सम्राट और कृष्णा को शरद के बारे में बताया। शरद ने भी सम्राट को ग्रिट किया और कृष्णा से हाथ मिलाकर विश किया। कृष्णा भी शरद से बहुत इम्प्रेस था। वो उसके गुरुजी की तलवार को उनके स्टूडेंट के पास पहुंचाने के लिए इतना कमिटेड था। कृष्णा को ये बहुत अच्छा लगा। सॉरी कृष्णा, मैंने तुम पर अटैक किया, शरद ने कृष्णा से कहा। कोई बात नहीं शरद, मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिल गया, कृष्णा ने कहा। शरद और कृष्णा की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था और दोनों का लेवल भी लगभग बराबर ही था। चलो अब आओ हम बाहर बैठकर आराम से बात करते हैं, बलवंत ने सभी से कहा और वो बाहर आ गए। कृष्णा ने भी रूम सर्विस से कहकर रूम को ठीक करने के लिए कह दिया और उनके साथ बाहर आ गया। कृष्णा जैसे ही रूम से बाहर निकला वहां राज आ गया। उसने कृष्णा को ग्रिट किया और उसे बताया कि वो कुछ जरूरी काम से जा रहा है, इसलिए वो उन्हें सीधा एयरपोर्ट पर ही मिलेगा। कृष्णा ने भी उसे ठीक है कहा और बाहर अपने साथियों के पास आ गया। सभी ने कुछ देर तक बहुत सारी बातें की और पुरानी कई बातों को याद करके हंसी मजाक भी किया। कृष्णा और शरद की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ देर बाद शरद वहां से निकल गया और बाकी तीनों भी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। क्या शरद के आने से कृष्णा की लाइफ में कोई नया चैलेंज आने वाला है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 92 कॉलेज स्टार्ट। कृष्णा के रूम में कोई आदमी कुछ ढूंढने आता है। बलवंत उस आदमी को जानते हैं। शरद कृष्णा से बहुत प्रभावित होता है। सभी वापस देहरादून के लिए निकलते हैं। रास्ते में कार्तिक ने कृष्णा से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और कहा, सीनियर ब्रदर आप तो बहुत पावरफुल है, मैंने आपको कम समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं कार्तिक, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अपने ओपोनेंट को हरा सकते थे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अभिमान अलग रखना होगा और कभी सामने वाले को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। जी सीनियर ब्रदर, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा, कार्तिक ने कहा। रोहन ने भी कृष्णा के एक्सपीरियंस की बहुत तारीफ की। बाकी लोगों ने भी कृष्णा की तारीफ की, क्योंकि कृष्णा के कारण ही तो वो ये गैम्बलिंग फाइट जीते थे। शाम होते होते सभी देहरादून पहुंच गए। प्रताप पहले ही उन्हें लेने के लिए वहां पहुंच गया था। कृष्णा ने राज से अपने गुरुजी की तलवार वाला बॉक्स लिया और उसे रात को डाक हाउस में मिलने का कहकर प्रताप और बाकी सभी के साथ वहां से आश्रम के लिए निकल गया। आश्रम में जाकर कृष्णा ने रिस्पेक्ट के साथ अपने गुरुजी की तलवार को उनकी तस्वीर के पास दीवार पर लगा दिया। विनोद और गौतम भी वहां पहुंच चुके थे। सभी बहुत खुश थे कि ग्रैंड मास्टर की वो तलवार जिससे उन्होंने कई बुराइयों को खत्म किया था वो आज फिर से उनके बीच में है। कुछ देर रुकने के बाद सम्राट और प्रताप के अलावा बाकी सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। गौतम ने कृष्णा को उसके घर छोड़ दिया और वहां से निकल गया।
घर पहुंचते ही सबसे पहले कृष्णा ने अनाया को बताया कि वो देहरादून लौट आया है और थोड़ी देर में उससे मिलने आ रहा है। कृष्णा ने अपनी गाड़ी ली और सीधा अनाया के हॉस्टल चला गया। कृष्णा को देखते ही अनाया दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। कृष्णा ने भी अनाया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसी हो स्वीट हार्ट? कृष्णा ने बहुत प्यार से पूछा। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कृष्णा के मुंह से इतना प्यारा वर्ड सुनकर अनाया ने भी शर्माते हुए कहा। मैं केवल 2 दिनों के लिए ही तो गया था अनाया, कृष्णा ने कहा। हाँ लेकिन मुझे ये भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, अनाया ने कहा। चलो अब तो मैं तुम्हारे पास ही हूं ना, चलो हम खाने के लिए चलते हैं, कृष्णा ने कहा और वो दोनों होटल के लिए निकल गए। कार में अनाया ने कृष्णा से कहा, कल से हमारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तुम्हें याद है ना? ओह अनाया, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। कृष्णा ने अनाया की तरफ प्यार से देखा और कहा। ये सुनकर अनाया भी स्माइल करने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों होटल पहुंच गए। सुल्तान को पहले ही उनके आने की खबर मिल गई थी, इसलिए कृष्णा का रूम पूरी तरह से रेडी था। कृष्णा और अनाया में काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फिर कृष्णा ने अनाया को वापस उसके हॉस्टल ड्रॉप कर दिया। सुबह दोनों के कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। सुबह रेडी होकर कृष्णा ने अनाया को हॉस्टल से पिक किया और दोनों साथ ही कॉलेज आ गए। पलक और दिशान पहले से उनका कॉलेज में इंतजार कर रहे थे। कृष्णा को देखकर दिशान ने उससे गले लगकर हाय कहा। अनाया ने कृष्णा को पहले बता दिया था कि दिशान और पलक अपने अपने पेरेंट्स से उनके रिलेशन के लिए बात करने वाले हैं। कृष्णा ने स्माइल करते हुए दिशान से पूछा, तुमने अपने पेरेंट्स से तुम्हारे और पलक के बारे में बात की या नहीं दिशान? कृष्णा की बात सुनकर दिशान थोड़ा मायूस हो गया। उसने मायूसी भरी आवाज में कहा, अभी तक तो नहीं। दिशान की बात सुनकर कृष्णा समझ गया कि मामला क्या है। उसने दिशान के कंधे पर हाथ रखा और स्माइल के साथ उसे कहा, डोंट वरी दिशान। कृष्णा के इस सपोर्ट से दिशान को भी अच्छा फील हुआ और वो भी स्माइल करने लगा। दरअसल दिशान ने कृष्णा को पहले बताया था कि वो अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करने के बाद ही अपनी फैमिली से पलक के बारे में बात कर पाएगा। उसके लिए दिशान को किसी बड़े होटल ग्रुप के साथ डील करने की ज़रूरत थी। दिशान ने कुछ ग्रुप से बात भी की थी, लेकिन उसे स्टूडेंट समझकर किसी ने उसके साथ डील करने के लिए हाँ नहीं की। लेकिन कृष्णा जानता था कि दिशान कितना समझदार और मेहनती व्यक्ति है, उसके साथ जुड़ने से किसी भी ग्रुप को फ़ायदा ही होगा। पलक के उदास चेहरे को देखकर अनाया की हंसी भी गायब हो गई। अनाया ने पलक से कहा, चिंता मत कर पलक, तुम दोनों हमेशा एक ही रहोगे। हम कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे। अनाया, मैंने पापा को दिशान के बारे में बताया था तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो तब तक दिशान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक दिशान खुद कुछ नहीं कर लेता। उन्होंने मुझे केवल 3 महीने का टाइम दिया है, उसके बाद वो उनकी पसंद के लड़के के साथ मेरी शादी कर देंगे, पलक ने मायूसी से कहा। पलक की बात सुनकर कृष्णा को समझ आया कि वो दोनों किस बात से परेशान है। उसने कुछ सोचा और उनसे कहा, तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है जो हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। कृष्णा की बात सुनकर दिशान और पलक कर मन में क्यूरियोसिटी होने लगी, लेकिन अनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जानती थी कि कृष्णा कभी भी दिशान को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। इसके बाद वो चारों अपनी अपनी क्लास में चले गए। क्लास में प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को उनके फाइनल एग्जाम के शेड्यूल के बारे में बताया और सेशन एंड करने की अनाउंसमेंट कर दी। इसके साथ ही अब कॉलेज कंप्लीट हो गया और सभी स्टूडेंट्स को अब केवल एग्जाम देने के लिए ही कॉलेज आना था। प्रोफेसर ने सभी को बताया कि कल शाम को फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई है। क्या फेयरवेल पार्टी में कोई नया धमाल होगा? कैसी होगी कृष्णा की कॉलेज के बाद की लाइफ? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 93, नया बिजनेस। नया बिजनेस। राज पूरी रिस्पेक्ट के साथ कृष्णा को तलवार दे देता है। कृष्णा उसे अपने गुरुजी के आश्रम में रख देता है। कृष्णा के कॉलेज फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम की अनाउंसमेंट के बाद कृष्णा दिशान की मदद करने के लिए कुछ प्लान बनाता है। क्लास से निकलने के बाद कृष्णा, अनाया, दिशान और पलक अपनी कारों के पास आ गए। दिशान ने कृष्णा से कहा कि वो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहीं वो अपना आइडिया उन्हें बताए। सभी को दिशान की बात सही लगी और वो सभी कॉलेज से निकलकर रेस्टोरेंट में आ गए। अपनी टेबल पर बैठने के बाद बिना देर किए कृष्णा ने दिशान से कहा, दिशान, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, हम दोनों मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। कृष्णा की बात को दिशान के साथ साथ पलक भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। कैसा स्टार्टअप कृष्णा? अनाया ने कहा। हम एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे। हम ऑनलाइन ऑर्डर लेकर लोकल रेस्टोरेंट के थ्रू फूड सप्लाई करेंगे। देहरादून में तो दिशान की फैमिली के रेस्टोरेंट है और बाहर के शहरों में हम पहले से स्टेबल रेस्टोरेंट से टाई अप करेंगे। कृष्णा ने अपनी प्लानिंग बताई। कृष्णा का प्लान सुनकर दिशान के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, ये आइडिया तो बहुत शानदार है कृष्णा, लेकिन क्या दिशान, तुम क्या सोच रहे हो? पलक ने कहा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने और उसकी मार्केटिंग के साथ साथ ही हमें मैनपावर के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मेरे पास अभी ज़्यादा फंड नहीं है, दिशान ने कहा। दिशान, तुम फंड की टेंशन क्यों ले रहे हो, ये हमारा जॉइंट स्टार्टअप रहेगा तो इसमें अभी सारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ, कृष्णा ने कहा। नहीं कृष्णा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम अकेले इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, दिशान ने कहा। दिशान बहुत स्वाभिमान लड़का था, वो ऐसे कृष्णा के इन्वेस्टमेंट पर खुद बिजनेस नहीं करना चाहता था। कृष्णा दिशान को अच्छे से जानता था, वो जानता था कि दिशान उससे पैसे की हेल्प कभी नहीं लेगा। कृष्णा ने कहा, दिशान मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम पैसे मत दो, जैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो तुम उसमें से अपनी साइड का इन्वेस्टमेंट मुझे लौटा देना। कृष्णा ठीक कह रहा है दिशान, आफ्टर ऑल इस बिजनेस को मेन तो तुम्हें ही मैनेज करना है, इसलिए तुम कृष्णा का आइडिया मान लो, अनाया ने कहा। हाँ दिशान, वैसे भी हम कृष्णा से केवल हेल्प ले रहे हैं, जैसे ही प्रॉफिट स्टार्ट हो तुम अपने हिस्से का अमाउंट कृष्णा को लौटा देना। प्लीज़ दिशान, ये हमारी लाइफ का सवाल है। पलक ने दिशान को कन्वेंस करने की कोशिश की। ज़्यादा मत सोचो दिशान, हम दोनों फ्रेंड हैं, एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। कृष्णा ने दिशान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है कृष्णा, मुझे मंजूर है, लेकिन आसपास के शहरों में जो बड़े होटल हैं मैं उनसे मिल चुका हूँ, वे हमारे साथ टाई अप कैसे करेंगे, दिशान ने कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो दिशान, बस आज ही हम इस स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे। हमें 3 महीने से पहले पलक के पापा को तुम दोनों के रिलेशन के लिए कन्वेंस भी करना है, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की बात सुनकर पलक शर्मा गई। दिशान की आंखों में कृष्णा के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। उसने भावुक होकर कृष्णा को थैंक यू कहा। दिशान तुम प्लीज़ थैंक यू मत कहो, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ यार, कृष्णा ने मजाकिया लहजे में कहा। कृष्णा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। चलो बताओ हम इस बिजनेस का नाम क्या रखें, कृष्णा ने कहा। मुझे लगता है इसका टाइटल जायका ठीक रहेगा, अनाया ने कहा। वाह अनाया, बहुत ही अच्छा टाइटल है, पलक ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं आज ही इस नाम से वेब पोर्टल और एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर देता हूँ, कृष्णा ने कहा। इतना कहकर कृष्णा ने सुल्तान को फ़ोन करके उसे कुछ डिटेल शेयर करके उसके रिगार्डिंग एक वेब पोर्टल और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कह दिया। ये सब इतनी जल्दी होता देखकर दिशान इमोशनल हो गया और कृष्णा के गले लगकर कहा, कृष्णा तुम सच में सबसे अच्छे दोस्त हो। दिशान, दोस्ती में अगर इतना भी नहीं कर पाया तो फिर मैं अच्छा फ्रेंड कैसे होता। अब खुश हो जाओ और जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि हमें कौन कौन से रेस्टोरेंट और होटल से टाई अप करना है, कृष्णा ने कहा। ठीक है कृष्णा, मैं आज ही सारी लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, दिशान ने कहा। पलक तू अंकल को बोल दे अब कि वो शादी की तैयारी शुरू कर दे, अनाया ने पलक को छेड़ते हुए कहा। अनाया की बात सुनकर पलक शर्मा गई और खुशी से दिशान को देखने लगी। दिशान ने पलक को हक किया और कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता पलक। उन दोनों ऐसे देखकर कृष्णा और अनाया भी बहुत खुश हो गए। अनाया ने कृष्णा को देखकर स्माइल किया और प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो चारों रेस्टोरेंट से निकल गए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। कार में बैठते ही कृष्णा ने सुल्तान को फ़ोन करके रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को फ़ोन करके ये कहने को कहा कि वो सभी होटल और रेस्टोरेंट ओनर को कहे कि वो जायका फूड स्टेशन के नाम से आने वाले प्रपोजल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। सुल्तान होटल इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल नाम था क्योंकि वो स्टेट में रायजादा ग्रुप के सभी होटल का हेड था। उसके एक बार कहते ही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तुरंत उसके बताए काम में लग गया। कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए रेडी हो गए। शाम तक सुल्तान ने कृष्णा के बताए अनुसार एक शानदार वेब पोर्टल और अट्रैक्टिव एप्लीकेशन डेवलप करवा दिया। कृष्णा ने दिशान और पलक को होटल में बुला लिया ताकि वो उन सभी को इसके बारे में बता सके। क्या दिशान का नया बिजनेस सेट हो पाएगा? क्या इस बिजनेस के बाद दिशान और पलक की शादी हो सकेगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 94 मार्शल आर्ट प्रैक्टिस। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस। कृष्णा सभी को नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है। दिशान और पलक को अपने रिश्ते के लिए एक उम्मीद दिखाई देती है। सुल्तान कृष्णा के बताए अनुसार बिजनेस पोर्टल डिज़ाइन करवाता है। अनाया पूरा समय कृष्णा के साथ ही थी। वो दिशान और पलक के लिए कृष्णा को इतना करते देख बहुत खुश थी। वो दोनों साथ में ही रूम में बैठे थे। तभी अनाया ने कृष्णा के गाल पर एक किस कर दिया और कहा, कृष्णा मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ अनाया कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। कृष्णा ने अनाया के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे प्यार से देखने लगा। कृष्णा और अनाया एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी बाहर से किसी के नॉक करने से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा। कृष्णा के कहने के बाद एक कर्मचारी अंदर आया और उसे बताया कि दिशान बाहर आया है। कृष्णा ने उसे अंदर भेजने को कहा।
दिशान और पलक अंदर आकर काउच पर बैठ गए जहां कृष्णा और अनाया पहले ही बैठे हुए थे। कृष्णा ने रूम में पहले ही सुल्तान से कहकर बड़ी स्क्रीन लगवा ली थी ताकि वो ठीक से दिशान को पोर्टल दिखा सके। कृष्णा ने एक लैपटॉप निकाला जो बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट था। कृष्णा ने उस पर अपना पोर्टल डोमेन लॉगिन करके दिशान और बाकी सभी को दिखाने लगा। दिशान, इस पोर्टल से कनेक्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रहेगी जिससे कस्टमर इस पोर्टल पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। हम पोर्टल पर प्लेस के अकॉर्डिंग होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी ऐड करेंगे ताकि कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर कर सके। हम धीरे धीरे इसमें पूरे देश के एरिया को ऐड करेंगे। कृष्णा हर एक छोटी छोटी चीज़ भी दिशान को समझा रहा था। दिशान भी सब कुछ अच्छे से देख रहा था क्योंकि आगे उसे ही ये सब मैनेज करना था। दिशान को भी पोर्टल बहुत पसंद आया था। पलक, तुम भी चाहो तो इसमें रोल प्ले कर सकती हो। यहाँ हमने एक कस्टमर रिलेशन का डिपार्टमेंट भी ऐड किया है जहाँ से हमारे कस्टमर अपना फीडबैक और कंप्लेंट ऐड कर सकते हैं। कृष्णा ने पलक से कहा, क्या सच में? मैं भी काम कर सकती हूँ? पलक ने खुश होते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, कॉलेज के बाद तुम्हें भी तो कुछ काम करने का सोचा होगा, कृष्णा ने कहा और पलक को कस्टमर रिलेशन के बारे में सब कुछ समझाने लगा। पलक सब देखकर बहुत खुश हो गई। उसने दिशान से कहा, मैं तुम्हारे साथ इस बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करूंगी दिशान। दिशान भी ये देखकर बहुत खुश था। उसने कृष्णा को थैंक यू कहा। दिशान, मैंने कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट की लिस्ट बनवाई है जिनसे तुम्हें बात करके डील करना है, कृष्णा ने कहा और दिशान को वो लिस्ट दे दी। वाह कृष्णा, तुमने इतना सब प्रिपेयर कर लिया। मैं जल्द से जल्द इन सभी से मिलकर डील करता हूँ, दिशान ने एक्साइटेड होते हुए कहा। दिशान, तुम फूड्स और सेफ्टी के बारे ज़्यादा ठीक से जानते हो, इसलिए अब इस पोर्टल पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट डिस्प्ले करना है ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, कृष्णा ने दिशान से कहा। दिशान की फैमिली का रेस्टोरेंट का ही बिजनेस था इसलिए वो इन सभी में मास्टर था। ठीक है कृष्णा, मैं आज से ही इसे कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। पलक मेरे साथ है तो हम दोनों मिलकर जल्द ही इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसे लॉन्च करेंगे, दिशान ने कहा। कृष्णा ने सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो लैपटॉप दिशान को दे दिया। दिशान आज बहुत खुश था क्योंकि आज वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। दिशान और पलक समय नहीं गंवाना चाहते थे इसलिए वो दोनों खाने के बाद होटल से निकल गए और अपने आगे के काम में लग गए। फाइनल एग्जाम खत्म होते ही दिशान और पलक ने होटल और रेस्टोरेंट्स के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने साथ मिलकर वेब पोर्टल को बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन कर लिया था। कस्टमर के हिसाब से हर जरूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट उन्होंने पोर्टल पर ऐड किया था। कॉलेज खत्म होने के बाद भी पलक कुछ दिन हॉस्टल में ही रहकर दिशान की हेल्प करना चाहती थी। पलक के पापा के द्वारा उन्हें दी गई 3 महीने की डेडलाइन में से अब केवल 1 ही महीना शेष बचा था। दिशान और पलक की मेहनत के कारण जल्द ही उनका स्टार्टअप चल निकला और आसपास के शहरों में कई सारे कस्टमर जुड़ गए थे। कृष्णा के द्वारा दी हुई होटल और रेस्टोरेंट की लिस्ट में से सभी लोगों ने इस स्टार्टअप से जुड़ने के लिए स्वीकृति दे दी थी। घर आकर पलक ने भी अपने पापा को दिशान के स्टार्टअप के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने दिशान को मिलने आने के लिए बुलाया था। अनाया ने भी कॉलेज खत्म होने के बाद मसूरी जाकर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। कृष्णा इस वक्त प्रताप के कंपटीशन के लिए उसकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में बिजी हो गया था। क्योंकि कंपटीशन लंदन में था और कृष्णा किसी काम की वजह से वहां नहीं जा सकता था इसलिए वो प्रताप की प्रैक्टिस में उसकी हेल्प कर रहा था। लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद प्रताप कंपटीशन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं था कि प्रताप ही इस कंपटीशन का विनर होगा। 2 दिन बाद प्रताप और सम्राट को लंदन के लिए निकलना था। प्रताप के साथ एक और फाइटर भी भारत की ओर से पार्टिसिपेट कर रहा था। वो सभी दिल्ली में एकत्रित होकर वहां से साथ जाने वाले थे। बलवंत और विनोद अलायंस की तरफ से थे इसलिए वो पार्टिसिपेंट्स के साथ ही जाने वाले थे। कृष्णा ने भी दिल्ली तक उनके साथ जाने का फैसला किया था। कौन है ये नया फाइटर? क्या प्रताप आसानी से ये कंपटीशन जीत पाएगा? क्या दिशान और पलक की शादी के लिए पलक के पेरेंट्स मानेंगे? क्या अनाया शेरगिल कंस्ट्रक्शन में अपनी जगह बना पाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 95, कृष्णा की गाड़ी। कृष्णा की गाड़ी। कृष्णा दिशान और पलक को एक ऑनलाइन बिजनेस बताता है। दोनों की मेहनत से वो बिजनेस चल निकलता है। अनाया अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेती है और कृष्णा प्रताप की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में हेल्प करता है। कंपटीशन का वेन्यू लंदन है। 2 दिन बाद सभी एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रताप के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई से रजत भी दिल्ली पहुंच गया था। वैसे तो रजत को उनमें से कोई भी नहीं जानता था, लेकिन प्रियांशु रजत को अच्छे से जानते थे। रजत एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। भले वो प्रताप के जितना स्ट्रांग नहीं था लेकिन फिर भी उसके लेवल पर वो पावरफुल था। प्रियांशु ने रजत को एयरपोर्ट पर सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। जब रजत को पता चला कि ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के तीनों स्टूडेंट्स एक साथ हैं और इस वक्त उसके सामने खड़े हैं तो वो हैरान रह गया।
इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब इस कंपटीशन का विनर कौन होगा, रजत ने प्रियांशु से कहा। रजत की बात सुनकर सभी स्माइल करने लगे। सभी जानते थे कि प्रताप ही इस कंपटीशन का विनर होगा। थोड़ी देर में सभी वहां से लंदन के लिए निकल गए। कृष्णा ने प्रताप को गले लगाकर विश किया। भले कृष्णा लंदन नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो प्रताप के लिए बहुत खुश था। उन सभी के जाने के बाद कृष्णा ने किशोर को फोन करके गाड़ी भेजने के लिए कहा। कृष्णा को अपने डैड और दोनों मॉम से मिले बहुत समय हो गया था, इसलिए वो रायजादा मैंशन जाना चाहता था। मैंशन में किसी को जानकारी नहीं थी कि कृष्णा आने वाला है। कृष्णा के कहने पर किशोर ने भी किसी को नहीं बताया और वो खुद कृष्णा को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। कृष्णा किशोर के साथ अपने घर जाने के लिए निकल गया। रायजादा मैंशन में इस वक्त सीमा और प्रेरणा दोनों कृष्णा के ही बारे में बातें कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि कृष्णा कुछ ही मिनट में उनके सामने आने वाला है। दीदी, अब तो कृष्णा के कॉलेज भी खत्म हो चुके हैं, अब तो हमें उसे यहीं बुला लेना चाहिए, वो हमारे साथ ही रहेगा, प्रेरणा ने सीमा से कहा। मैं भी यही चाहती हूँ प्रेरणा, लेकिन कृष्णा से जब भी इस बारे में पूछो तो वो कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है, सीमा ने कहा। क्यों ना हम कृष्णा से मिलने देहरादून चले, प्रेरणा ने कहा। वो कृष्णा को बहुत मिस कर रही थी। मैं जानती हूँ प्रेरणा, तुम कृष्णा को मिस कर रही हो, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आ रही है, लेकिन हमें पहले कृष्णा से पूछना पड़ेगा कि वो देहरादून में है या कहीं और, सीमा ने कहा। मैं अभी कॉल करती हूँ कृष्णा को, प्रेरणा ने कहा और कृष्णा को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। प्रेरणा जैसे ही कृष्णा को कॉल करने ही वाली थी तभी उन्हें किसी के मेंशन में आने की हलचल सुनाई दी। प्रेरणा और सीमा ने सामने लगी स्क्रीन को ऑन करके देखा कि बाहर कौन आया है। वो देखकर बहुत क्यूरियस हो गए। बाहर किशोर की गाड़ी आ रही थी। आमतौर पर किशोर किसी को भी लेने पर्सनली अपनी गाड़ी से नहीं जाता था। किशोर का स्टेटस रायजादा फैमिली में बहुत हाई था, इसीलिए सीमा और प्रेरणा क्यूरियोसिटी से सोचने लगे कि आखिर किशोर किसे पर्सनली रायजादा मेंशन लेकर आया है जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। बलराज इस वक्त अपने ऑफिस में थे, उन्हें किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ी ही देर में किशोर की गाड़ी घर के मेन गेट के सामने आकर रुकी। उसमें से कृष्णा बाहर निकला और सीधा घर के अंदर जाने लगा। किशोर भी उसके पीछे पीछे ही था। कृष्णा जैसे ही घर के अंदर एंटर हुआ, सीमा और प्रेरणा दोनों उसे वहां देखकर हैरान हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्णा उनके सामने खड़ा था। वो दोनों एकटक कृष्णा को ही देख रही थी। कृष्णा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके बिल्कुल पास आकर कृष्णा ने कहा, मॉम, आप दोनों इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रही है? कृष्णा की आवाज़ सुनकर सीमा और प्रेरणा का ध्यान टूटा। दोनों ने एक साथ कहा, कृष्णा। उन दोनों की आवाज़ में एक ममत्व था। अपनी दोनों मॉम को ऐसे देखकर कृष्णा ने उन दोनों को एक साथ हग कर लिया और कहा, मॉम, आप दोनों कैसी है? प्रेरणा और सीमा ने भी कृष्णा को कसकर गले लगा लिया। प्रेरणा ने कहा, कृष्णा, तुम अचानक यहाँ, सब ठीक है ना बेटा? हाँ कृष्णा, तुम बिना किसी को बताए ऐसे अचानक कैसे आ गए? सीमा ने कहा। उन दोनों को कृष्णा को ऐसे अचानक देखकर उसकी थोड़ी फिक्र होने लगी। उन दोनों को परेशान देखकर कृष्णा ने स्माइल करते हुए उन्हें कहा, मॉम, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए नहीं आ सकता? कृष्णा की बात सुनकर प्रेरणा और सीमा दोनों की चिंता खत्म हुई और उन दोनों ने कृष्णा का एक एक हाथ पकड़कर उसे काउच पर बैठाया और दोनों उसके सामने बैठ गई। तब तक कृष्णा के लिए पानी और जूस भी वहां आ गया था। कृष्णा ने थोड़ा सा पानी पिया और प्रेरणा की तरफ देखकर कहा, मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। कृष्णा को ऐसे बच्चों की तरह कहते देखकर प्रेरणा और सीमा दोनों को हंसी आ गई। वो बहुत प्यार से कृष्णा को देखने लगी। वहीं कृष्णा के बस कहने भर की देर थी। किशोर के एक इशारे पर कृष्णा के लिए जल्दी से कुछ डिलीशियस आइटम बनकर रेडी हो गए। कुछ देर बाद शेफ ने आकर कहा कि यंग मास्टर के लिए खाना रेडी है। चलो कृष्णा, तुम्हारे लिए खाना रेडी है, प्रेरणा ने कहा और कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया। कुछ ही मिनट में बहुत ही लाजवाब डिशेस टेबल पर कृष्णा के सामने सर्व हो गई। कृष्णा को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बिना देर किए खाने पर टूट पड़ा। आराम से कृष्णा, प्रेरणा ने कहा। वो भी वहीं कृष्णा के पास ही चेयर पर बैठकर कृष्णा को देखने लगी। कृष्णा के आने से रायजादा मैंशन का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। खाने के बाद वापस कृष्णा और प्रेरणा सीमा के पास काउच पर आकर बैठ गए। कैसी होगी अब कृष्णा की आगे की लाइफ, सुनिए अगले एपिसोड में। कृष्णा का ऑफिस। कृष्णा दिल्ली तक सभी के साथ आता है। बाकी सभी लंदन के लिए निकल जाते हैं और कृष्णा अपने घर आ जाता है। प्रेरणा और सीमा कृष्णा को अचानक देखकर बहुत हैरान होते हैं। कृष्णा, लेकिन तुम अचानक दिल्ली कब आए और तुमने हमें बताया भी नहीं, सीमा ने कहा। क्या डैड ने आप दोनों को नहीं बताया? उन्होंने ही तो मुझे बुलाया था, कृष्णा ने कहा। क्या बलराज ने तुम्हें बुलाया और हमें पता भी नहीं? प्रेरणा ने कहा। वो एक्चुअली मॉम डैड ने मुझे बुलाया था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि मैं आज ही आ जाऊंगा।
मुझे किसी को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने आना था, इसलिए मैं आज ही घर आ गया। कृष्णा ने पूरी बात समझाते हुए कहा। यंग मास्टर, आपके आने की खबर मिलते ही बॉस भी ऑफिस से निकल चुके हैं, वो भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। किशोर ने कृष्णा को कहा। ग्रेट, डैड भी आने वाले हैं, कृष्णा ने खुश होते हुए कहा। कृष्णा अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता था। कृष्णा, तुम कुछ दिन हमारे पास रुकोगे ना बेटा, अब तो तुम्हारे कॉलेज भी खत्म हो गए हैं। प्रेरणा ने कहा। हाँ मॉम, मैं अभी कुछ दिन यही हूँ, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। सच में, मैं अभी तुम्हारा रूम रेडी करवा देती हूँ, प्रेरणा ने खुश होते हुए कहा और उठकर कृष्णा के रूम की तरफ चली गई। कृष्णा के रुकने की बात से ही वो बहुत खुश हो गई थी। कृष्णा, अब आगे तुमने क्या सोचा है? तुम्हारे कॉलेज खत्म हो गए हैं, क्या तुम और आगे पढ़ना चाहते हो? सीमा ने बहुत प्यार से कृष्णा से पूछा। ओहो दीदी, कृष्णा और आगे पढ़कर क्या करेगा? क्यों कृष्णा, सही कहा ना? प्रेरणा कृष्णा के रूम को रेडी करने के लिए कहकर वापस आ गई थी। उसने सीमा की बात सुनकर कहा। हाँ मॉम, मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता। वो एक्चुअली मैंने डैड से रिक्वेस्ट की थी कि वो मुंबई वाले नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे, इसलिए डैड ने उस प्रोजेक्ट से संबंधित एक मीटिंग रखने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया था, कृष्णा ने अपनी दोनों मॉम को बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पूरा विश्वास है कृष्णा कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह हैंडल करोगे, प्रेरणा ने कहा। हाँ कृष्णा, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है, सीमा ने कहा। कृष्णा, तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया, बलराज ने अंदर आते हुए कहा। वो बहुत खुश थे कि कृष्णा घर आ गया था। आप कैसे हैं डैड? कृष्णा ने भी रिस्पेक्टफुली अपने पिता को ग्रिट किया और उनके गले लग गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कृष्णा, अचानक दिल्ली कैसे आना हुआ? कुछ काम था तो मुझे बता देते बेटा, बलराज ने कहा। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं अपने दोस्तों को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, आपने भी मुझे मीटिंग के बारे में बताया था, इसीलिए मैं घर आ गया, कृष्णा ने कहा। ये तो बहुत अच्छा किया, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो कृष्णा, बलराज ने कहा। हाँ डैड, मैं अभी यही रुकूंगा, कृष्णा ने कहा। वैसे मीटिंग कब है डैड? वैसे तो मीटिंग कल शाम को है, लेकिन तुम चाहो तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, बलराज ने कहा। नहीं डैड, मैं भी जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, कृष्णा ने कहा। ओके, जैसा तुम चाहो बेटा, बलराज ने कहा और किशोर को कहा कि वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कृष्णा को दे दे। ओके बॉस, मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ बुलवा लेता हूँ, किशोर ने कहा और अपना फ़ोन निकाला। डैड, क्या मैं ऑफिस जाकर ही उन डॉक्यूमेंट को देख लूँ? कृष्णा ने किशोर को रोकते हुए बलराज से कहा। हाँ कृष्णा, क्यों नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि तुम ऑफिस आना शुरू कर रहे हो, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, बलराज ने खुश होते हुए कहा। कृष्णा के ऑफिस जाने की बात से सीमा और प्रेरणा के चेहरे पर भी खुशी आ गई। सभी चाहते थे कि कृष्णा जल्द से जल्द रायजादा ग्रुप को टेक ओवर कर ले। मैं अभी यंग मास्टर के वेलकम की तैयारी करवाता हूँ, उनका ऑफिस भी उनके हिसाब से रेडी करवा दिया जाएगा। यंग मास्टर को ऑफिस में देखने के लिए बहुत सारे स्टाफ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। किशोर इस बात से बहुत एक्साइटेड हो गया था, वो बोलते बोलते वहां से बाहर के लिए निकल गया। किशोर ने ऑफिस के स्टाफ को कृष्णा के वेलकम की तैयारी करने के लिए कह दिया। बिल्डिंग के थर्ड टॉप फ्लोर पर कृष्णा का ऑफिस था, उसे रेडी करने के लिए भी किशोर ने कहा दिया। चलो कृष्णा, मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाता हूँ, बलराज ने कृष्णा से कहा और हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधा रायजादा ग्रुप की तरफ निकल गए। कुछ ही मिनट में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, किशोर भी उनके साथ ही था। हेलीकॉप्टर से निकलकर जैसे ही वो ग्राउंड से बाहर निकले, वहां ऑफिस के स्टाफ के बड़े अधिकारियों ने कृष्णा का बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। कृष्णा ने भी सभी को पोलाइटनेस के साथ स्माइल किया और उन्हें थैंक यू कहा। आइए यंग मास्टर, किशोर कृष्णा और बलराज को ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगा। बलराज ये देखकर बहुत खुश थे कि उनका स्टाफ उनके बेटे को कितना पसंद करता है। कृष्णा ने पिछली बार अपने नेचर और बिहेवियर से सभी को बहुत प्रभावित कर दिया था, तब से सभी कृष्णा से बहुत इम्प्रेस थे। अंदर आते ही पूरे स्टाफ ने खड़े होकर कृष्णा को ग्रिट किया। कृष्णा भी सभी को स्माइल करके देख रहा था। कृष्णा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, वहां रास्ते में आने वाले डिपार्टमेंट के सभी लोग कृष्णा का वेलकम कर रहे थे। कृष्णा जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ वो सभी काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कैसा होगा कृष्णा का नया ऑफिस? कौन सी पोस्ट मिलेगी कृष्णा को? क्या कृष्णा ठीक से काम संभाल पाएगा? क्या कृष्णा मुंबई में ही सेटल हो जाएगा? क्या प्रताप कंपटीशन जीत पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 97, सड़क पर पंगा। सड़क पर पंगा। कृष्णा अचानक अपने घर पहुंच जाता है, उसे देखकर सभी बहुत हैरान और बहुत खुश होते हैं। कृष्णा और बलराज ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में सभी कृष्णा का बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। रायजादा ग्रुप की बिल्डिंग 75 मंजिला थी। हर एक फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस थे।
ग्रुप के चेयरमैन अर्थात बलराज रायजादा का ऑफिस सेकंड टॉप फ्लोर पर था, जबकि ग्रुप के एमडी का ऑफिस थर्ड टॉप फ्लोर पर था। बलराज तो कृष्णा को सीईओ बनाना चाहते थे, लेकिन कृष्णा अभी एमडी बनकर इस प्रोजेक्ट को पर्सनली हैंडल करना चाहता था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कृष्णा सीईओ की पोजीशन ज्वाइन करने वाला था। रायजादा ग्रुप में सीईओ की पोजीशन पर जाने के बाद कृष्णा को पूरे विश्व में रायजादा ग्रुप के जितने बिजनेस हैं उन सभी को मॉनिटर और हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए सीईओ का ऑफिस टॉप फ्लोर पर अलग से बनाया गया था। क्योंकि अभी सीईओ की पोस्ट खाली थी, इसलिए बलराज खुद ही इस पोस्ट के सारे काम हैंडल करते थे। सभी से मिलते मिलते कृष्णा को बहुत समय लग गया। उसके बाद बलराज कृष्णा को थर्ड फ्लोर पर बने उसके ऑफिस में लेकर आ गए। कृष्णा का ये ऑफिस भी बहुत शानदार और बहुत बड़ा था। बलराज ने कृष्णा का हाथ पकड़कर खुद उसे एमडी की कुर्सी पर बैठाया। इस वक्त बलराज को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, आज उनका बेटा रायजादा ग्रुप का ऑफिशियल एमडी बन गया था। कृष्णा के चेहरे पर भी कॉन्फिडेंस और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में रायजादा ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया कि आज से कृष्णा रायजादा ग्रुप के नए एमडी होंगे। क्योंकि एमडी और सीईओ दोनों पोजीशन अपने आप में बहुत पावरफुल थी, इसलिए बिजनेस इंडस्ट्री में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई एशिया के सबसे पावरफुल ग्रुप के एमडी से मिलने के बारे में सोचने लगा। कल कृष्णा को एक एमडी के तौर पर अपने प्रोजेक्ट की ऑफिशियल मीटिंग लेना थी, इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट बुलवाकर अच्छे से समझ लिया। कृष्णा को ऑफिस में काम करते करते रात होने को थी। बलराज दिन में ही जा चुके थे, इसलिए कृष्णा को अब अकेले ही घर जाना था। बलराज ने किशोर को कृष्णा के साथ रुकने के लिए कहा था, लेकिन कृष्णा के मना करने के बाद किशोर भी जा चुका था। कृष्णा ने सच में आज बहुत मेहनत की थी। कुछ ही देर में अपना काम निपटाकर कृष्णा भी ऑफिस से निकल गया। कृष्णा ने बाहर देखा तो इस वक्त ऑफिस में बहुत कम लोग बचे थे, अधिकांश लोग जा चुके थे। कृष्णा अपने ऑफिस से निकलकर लिफ्ट में बैठा और नीचे मेन एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। ऑफिस के ड्राइवर ने कृष्णा की लग्जरी रोल्स रॉयस कार गेट के बाहर ही खड़ी कर दी थी। उसने जैसे ही कृष्णा को बाहर आते देख उसने कृष्णा को रिस्पेक्टफुली ग्रिट करते हुए कार का पीछे वाला गेट ओपन कर दिया। आप रहने दीजिए, मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा। कृष्णा ने ड्राइवर को स्माइल करते हुए देखा और कहा। कृष्णा को खुद ही ड्राइव करना शुरू से पसंद था। सॉरी यंग मास्टर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ड्राइवर कृष्णा के मुंह से ये सुनकर हैरान रह गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत मत सोचिए। मुझे बस ऐसे ही खुद ही ड्राइव करना है। कृष्णा ने उसकी टेंशन को समझकर स्माइल करते हुए कहा। जैसा आप चाहे यंग मास्टर, ड्राइवर ने कहा और गेट बंद करके गाड़ी की चाबी कृष्णा के सामने कर दी। कृष्णा ने ड्राइवर से चाबी ली और खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। कृष्णा की ये रोल्स रॉयस कार बहुत ही लग्जूरियस थी। आज कृष्णा ने जीन्स और शर्ट के साथ उस पर ब्लेजर पहना हुआ था। उस कार में बैठा कृष्णा किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। हालांकि कृष्णा किसी सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत पोलाइट था। कृष्णा बहुत अच्छा कार ड्राइव करता था, इसलिए वो अपनी मस्ती में दिल्ली की सड़कों पर कार दौड़ा रहा था। अचानक से कृष्णा ने अपनी कार का ब्रेक लगाया, जिसके कारण वहां टायर रगड़ने की जोरदार आवाज़ हुई। शराब के नशे में धूत कुछ बड़े परिवारों के लड़के अचानक गलत साइड से अपनी कार लेकर कृष्णा की कार के सामने आ गए थे, जिसके कारण कृष्णा को ब्रेक लगाना पड़ा। अबे अंधा है क्या? उन लड़कों में से एक लड़का अपनी कार के बाहर निकला और कृष्णा की कार के पास आकर जोर से चिल्लाया। कृष्णा भी अपनी कार से बाहर निकला और उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो कहीं और जाकर मरो ना, मेरी कार के सामने क्यों आए मरने? कृष्णा के एक थप्पड़ से वो लड़का चक्कर खाकर नीचे गिर गया, उसके मुंह से खून आने लगा था। दरअसल कृष्णा को अभी ज्यादा कोई पहचानता नहीं था। भले कृष्णा रायजादा का नाम सभी ने सुना हो, लेकिन उसे देखा बहुत कम लोगों ने था। इसीलिए उस लड़के ने कृष्णा को ओफेन करने की हिम्मत की थी। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बाकी सारे लड़के भी गाड़ी से निकलकर कृष्णा के पास आ गए। तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो? उनमें से एक लड़के ने कृष्णा को घूरते हुए देखा और कहा। वो एशिया की जानी मानी अग्रवाल फैमिली का इकलौता बेटा समीर था। अग्रवाल फैमिली भी रायजादा फैमिली की तरह वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती थी। हालांकि अग्रवाल फैमिली की नेटवर्थ रायजादा फैमिली से आधी भी नहीं थी, इसलिए अग्रवाल फैमिली के रिश्ते रायजादा फैमिली से बहुत अच्छे नहीं थे। कृष्णा वैसे तो बहुत शांत रहता था, लेकिन जब भी कोई खुद गलती करके भी उसके सामने एटीट्यूड दिखाता था तो फिर कृष्णा उसे नहीं छोड़ता था। नहीं जानता मैं तुम्हें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इस वक्त तुम केवल नशे में धूत एक शराबी ही दिख रहे हो, कृष्णा ने तीखे लहजे में कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कृष्णा के मुंह से ये सुनकर समीर के साथ का एक लड़का कृष्णा की तरफ आगे बढ़ा और उसने कृष्णा पर अटैक किया। क्या कृष्णा किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में।
जाना पहचाना चेहरा। ऑफिस में घूमने के बाद कृष्णा को भूख लगती है। किशोर कृष्णा के लिए खाना मंगवाता है। थोड़ी देर बाद कृष्णा अपनी कार से निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग कृष्णा की कार के सामने आ जाते हैं। कृष्णा हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे घुमा दिया। कृष्णा के ऐसा करने से उस लड़के का हाथ जॉइंट से खिसक गया और झटके की वजह से वो कुछ कदम दूर जाकर गिरा। वो बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। ये देखकर समीर और उसके बाकी दोस्त घबरा गए। उनका नशा जैसे गायब ही हो गया था। समीर के साथ के सभी लड़के भी बड़ी बड़ी एलीट फैमिली से थे। एक लड़के ने कृष्णा से कहा, तुम रुको, मैं अभी बताता हूं तुम्हें कि तुमने किससे पंगा लिया है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके वहां अपने साथियों के साथ आने को कहा। ये देखकर कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा, बुला लो जिसको भी बुलाना हो, मैं इंतजार करता हूँ। इतना कहकर कृष्णा अपनी कार के बोनट पर जाकर बैठ गया। वैसे भी कृष्णा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अकेला कितनों से भी लड़ सकता था। थोड़ी देर में 4 ब्लैक कलर की जिप्सी वहां आकर रुकी। उनमें बैठे सभी लोग प्रोफेशनल फाइटर लग रहे थे। जिस लड़के ने उन्हें बुलाया था उसका नाम मेहुल था। मेहुल दिल्ली की ही श्रीवास फैमिली का बेटा था। श्रीवास फैमिली होटल इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी। मेहुल ने जिन्हें बुलाया था वो एक सिक्योरिटी कंपनी के प्रोफेशनल फाइटर थे जो श्रीवास फैमिली के होटलों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते थे। क्या बात है मास्टर मेहुल, आपको किसने परेशान किया है? उन गार्ड का लीडर आगे आया और उसने मेहुल से पूछा। मेहुल ने कृष्णा की तरफ इशारा किया। मेहुल के इशारे के साथ ही उस गार्ड ने कृष्णा को ध्यान से देखा। कृष्णा को गौर से देखने के बाद उस गार्ड को कृष्णा कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब उसने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके पैर जैसे कांपने लगे। कृष्णा को सामने देखकर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उस गार्ड ने कृष्णा को पहचानने में भले देर कर दी हो, लेकिन कृष्णा उसे देखते ही पहचान गया था। ये वही व्यक्ति था जो देहरादून में राज के छोटे भाई विकास के कहने पर कृष्णा को मारने के लिए माउंट कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में आया था। कृष्णा ने तब इसका बुरा हाल किया था। अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसने दिल्ली में आकर इस सिक्योरिटी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। कृष्णा भी उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। अरे तुम यहाँ? कृष्णा ने उस गार्ड से पूछा। ये सब देखकर मेहुल के साथ साथ समीर और बाकी सभी भी हैरान थे। वो यही सोच रहे थे कि कृष्णा आखिर है कौन जिसे देखकर ही इतना पावरफुल आदमी घबराकर कांपने लगा। जी वो मैं यहाँ जॉब करता हूँ। कृष्णा की बात सुनकर उस गार्ड ने हकलाते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम यहाँ जॉब करते हो? करो फिर अपनी जॉब, आओ मुझे मारो। कृष्णा ने उससे मजाकिया लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप होंगे। मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। उस गार्ड ने अपने घुटनों पर बैठते हुए कृष्णा से माफ़ी मांगी। अरे ये क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। वो गार्ड अपने साथियों के साथ वहां से तुरंत ऐसे निकल गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेहुल उसे आवाज़ लगाता रह गया लेकिन उसने तो मेहुल को देख तक नहीं। मेहुल को अब यह अंदाजा हो गया था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है। अभी तक मेहुल ने कृष्णा के कपड़ों और उसकी गाड़ी को ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि वो इतने नशे में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही मेहुल ने देखा कि कृष्णा ने बहुत प्रोफेशनल और ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और वो जिस कार पर बैठा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि वो रोल्स रॉयस है जो लिमिटेड एडिशन से है। आप कौन है? मेहुल ने बहुत रिस्पेक्टफुली कृष्णा से पूछा। अब वो समझ चुका था कि कृष्णा कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है, कृष्णा ने कहा। कृष्णा समझ चुका था कि अब उसे वहां रुकने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा अपनी कार में बैठा और वहां से तेज स्पीड में निकल गया। इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए रायजादा मैंशन में भी अब कृष्णा का इंतजार होने लगा था। अब तक तो कृष्णा को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया वो? प्रेरणा ने चिंता करते हुए कहा। चिंता मत करो प्रेरणा, कृष्णा हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तुम घबराओ मत, सीमा ने प्रेरणा को शांत करते हुए कहा। दरअसल कृष्णा ने साइलेंट करके अपना फ़ोन कार में ही छोड़ दिया था। उसे तो पता भी नहीं था कि प्रेरणा ने उसे कई बार फ़ोन किया था। कृष्णा को अचानक ध्यान आया कि घर पर उसका वेट हो रहा होगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो उसे प्रेरणा के 10 मिस्ड कॉल दिखे। उसने तुरंत प्रेरणा को फ़ोन लगाया। सॉरी मॉम, वो फ़ोन साइलेंट छूट गया था, कृष्णा ने फ़ोन उठाते ही कहा। कृष्णा तुम हो? कहा। तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी, प्रेरणा ने कहा। बस मॉम मैं पहुंचने ही वाला हूं, कृष्णा ने कहा। उसे पता था कि अगर आज वाली बात उसने घर में बताई तो बलराज तक बात पहुंच जाएगी और फिर ये मैटर बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्रेरणा ने कहा। कुछ ही मिनटों में कृष्णा की कार मैंशन में पहुंच गई। कृष्णा जल्दी से निकलकर अपने घर में आया। सॉरी मॉम, वो मैं ऑफिस से निकलकर मार्केट में घूमने चला गया था,
कृष्णा ने प्रेरणा और सीमा को बताया। क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि कृष्णा को किसी ने ऑफेंड किया है, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 99 बलराज की खुशी। बलराज की खुशी। रास्ते पर कुछ लोग कृष्णा के सामने आ जाते हैं। एक एलीट फैमिली का लड़का कृष्णा को ऑफेंड करता है। कृष्णा सभी को मजा चखाता है। कृष्णा घर जाने में लेट हो जाता है। प्रेरणा और सीमा चिंता करने लगते हैं। ठीक है कृष्णा, कोई बात नहीं, अब जल्दी से खाना खा लो, सीमा ने कहा। सीमा कृष्णा के पूरी तरह से निश्चिंत थी, क्योंकि उसे पता था कि कृष्णा ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का स्टूडेंट है, वो हर सिचुएशन से निकल सकता है। कृष्णा, आज के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे से कभी भी तुम ऐसे लेट हो तो कम से कम एक बार बता दिया करो बेटा, प्रेरणा ने कहा। जी मॉम, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कृष्णा ने कहा और खाने के लिए चला गया। प्रेरणा और सीमा भी अपने अपने रूम में जाकर सो गई। कृष्णा जब सुबह उठा तो उसके पास किशोर का फ़ोन आया। कृष्णा ने फ़ोन उठाया। सॉरी यंग मास्टर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, किशोर ने कहा। नहीं किशोर जी, ऐसी कोई बात नहीं, कहिए क्या आपको मुझसे कुछ काम है, कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, मैं कल रात की घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ, किशोर ने कहा। कृष्णा जानता था कि दिल्ली में कुछ भी किशोर की नज़र से छुप नहीं सकता है। उसने कहा, हाँ किशोर जी, मैं आपसे ऑफिस में आकर मिलता हूँ। ठीक है यंग मास्टर, किशोर ने कहा और फ़ोन रख दिया। कृष्णा को आज अपने प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग अटेंड करना थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। प्रेरणा ने उसे बहुत कहा, लेकिन उसने कहा कि वो ऑफिस में नाश्ता कर लेगा और निकल गया। ऑफिस में बलराज के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जुड़े सभी लोग भी पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में कृष्णा भी ऑफिस पहुंच गया। आज कृष्णा ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, उसमें वो एकदम बिजनेसमैन लग रहा था। कृष्णा भी सीधा मीटिंग रूम में पहुंच गया। वहां अपनी चेयर पर जाकर वो बैठ गया। सभी लोग कृष्णा को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। इस सूट में कृष्णा कमाल लग रहा था। बलराज भी कृष्णा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी से कहा, आप सभी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर कृष्णा रायजादा है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मिस्टर कृष्णा हमें उनका प्लान बताए कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से करने में ज़्यादा फायदा है। बलराज की बात सुनकर कृष्णा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ और सभी को थैंक यू कहते हुए सामने स्टेज पर चला गया, जहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। कृष्णा ने वहां खड़े एक गार्ड को एक पेन ड्राइव दी, जिसमें कृष्णा ने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। गार्ड ने जल्दी से वो पेन ड्राइव स्क्रीन से कनेक्ट कर दी। कृष्णा ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मुंबई के पॉश एरिया में से एक है। हमें इसे ऐसे डिज़ाइन करना होगा कि लोगों को ये लोकेशन रहने के लिए बहुत पसंद आए। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंगलों को ऐसे डिज़ाइन करें कि उन बंगलों से समंदर का बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे, तो लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन मिस्टर कृष्णा, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बंगलों को समंदर व्यू के हिसाब से डिज़ाइन कर सके? एक सीनियर लेवल के वाइस प्रेसिडेंट ने कृष्णा से पूछा। हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा कैसे होगा? कुछ और टॉप लेवल के मैनेजर ने भी उनका समर्थन किया। मैं जानता हूँ आप सभी क्या सोच रहे हैं, कृष्णा ने कहा और अपनी आखिरी स्लाइड सभी को दिखाए। उसमें कृष्णा ने सभी बंगलों का अरेंजमेंट ऐसे किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगलों से समंदर का बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा था। कुछ बंगलों ऐसे थे जहाँ से क्लियर व्यू नहीं आ रहा था, इसलिए कृष्णा ने उन्हें दूसरे बंगलों से ज़्यादा हाइट पर बनाया था। कृष्णा ने एंट्रेंस भी समंदर की तरफ से शो किया था। कृष्णा के बनाए डिज़ाइन में सच में वो सोसाइटी बहुत शानदार लग रही थी। वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ उन सभी मैनेजर को भी यह डिज़ाइन बहुत पसंद आया। सभी ने कृष्णा के काम के लिए तालियां बजाकर उसकी तारीफ की। कृष्णा ने भी सभी को थैंक यू कहा और वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अब सभी की नज़र जाकर बलराज पर अटक गई। फाइनल डिसीजन बलराज को ही लेना था। बलराज को भी कृष्णा की प्लानिंग बहुत पसंद आई थी। हालांकि उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वो ठीक हो जाती। बलराज ने सभी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है मिस्टर कृष्णा ने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है और शायद आप सभी को भी ये बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं इस प्लान को अप्रूव करता हूं और आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर मिस्टर कृष्णा के साथ इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाई तक लेकर जाए। बलराज की बात सुनकर सभी उठकर कृष्णा को विश करने लगे। थोड़ी देर के लिए वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद बलराज ने कृष्णा को अपने कैबिन में बुलाया। कृष्णा भी तुरंत वहां पहुंच गया। किशोर भी इस वक्त बलराज के साथ ही था। कृष्णा ने किशोर को वहां देखा तो उसे लगा कि शायद किशोर ने उसके डैड को कल रात वाली बात बता दी है। कृष्णा ने क्यूरियोसिटी के साथ किशोर को देखा। किशोर भी कृष्णा की बात समझ गया था। उसने कृष्णा से कहा, यंग मास्टर बॉस आपके प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस है, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है।
ये सुनकर कृष्णा को समझ आया कि किशोर ने उन्हें कुछ नहीं बताया है। उसने स्माइल करते हुए किशोर को देखा और आगे अपने डैड के पास चला गया। आओ कृष्णा माय सन, तुमने अपने पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन में ही बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बलराज ने आगे बढ़कर कृष्णा को गले लगाते हुए कहा। क्या कृष्णा सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 100 अग्रवाल फैमिली। अग्रवाल फैमिली। किशोर कृष्णा से रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। कृष्णा ऑफिस जाता है। ऑफिस में मीटिंग में कृष्णा प्रेजेंटेशन देता है। सभी कृष्णा से बहुत प्रभावित होते हैं। थैंक यू डैड, लेकिन मुझे हमेशा आपका सपोर्ट और हेल्प चाहिएगा डैड। मैं अकेला सब हैंडल नहीं कर पाऊंगा, कृष्णा ने कहा। ओह कृष्णा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। मुझे पूरा यकीन है तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत शानदार तरीके से पूरा करोगे, बलराज ने कहा। हाँ डैड, मैं इस प्रोजेक्ट में अपना 100% दूंगा, कृष्णा ने कहा। बहुत बढ़िया कृष्णा, प्रेरणा ने फ़ोन किया था कि तुमने आज नाश्ता भी नहीं किया है। पहले कुछ खा लो बेटा, बलराज ने कहा। जी डैड, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, कृष्णा ने कहा और वहाँ से जाने लगा। मैं अभी यंग मास्टर के लिए अरेंजमेंट करता हूँ, किशोर ने कहा और वो भी कृष्णा के साथ निकल गया। कृष्णा किशोर के साथ अपने ऑफिस में आ गया और उसने अपना नाश्ता वहीं मंगवा लिया। किशोर जी, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, मुझे पता चला कि कल रात को कुछ लड़कों ने आपको परेशान किया, किशोर ने कहा। अरे नहीं किशोर जी, वो तो सभी नशे में थे, मेरे एक एक पंच से वो जमीन पर गिर गए, कृष्णा ने कहा। यंग मास्टर, आप जानते हैं वो लड़के कौन थे? किशोर ने पूछा। नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, कृष्णा ने कहा। उस लड़के का नाम समीर अग्रवाल है और वो सभी उसी के दोस्त थे, किशोर ने कहा। समीर अग्रवाल, ये कौन है? कृष्णा ने कहा। अग्रवाल फैमिली शुरू से ही रायजादा फैमिली की कॉम्पिटिटर है, किशोर ने कहा। ओह, तो क्या अग्रवाल फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच कोई अनबन है? कृष्णा ने कहा। वैसे तो रायजादा फैमिली और अग्रवाल फैमिली के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अग्रवाल फैमिली भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के कारण हमारे हर टेंडर को बिड करने के लिए हर तरह से कोशिश करती है। कई बार उन्होंने गलत तरीके भी अपनाए, लेकिन बॉस की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाए, किशोर ने बताया। ये सुनकर कृष्णा को इतना एहसास हो गया कि अग्रवाल फैमिली की सोच सही नहीं है। उसने कहा, मैं अग्रवाल फैमिली को उन्हीं के खेल में शिकस्त दूंगा, वो फिर कभी हमसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कृष्णा के मुंह से ये सुनकर किशोर के चेहरे पर स्माइल आ गई। यंग मास्टर, आप बिल्कुल अपने पिता की तरह निडर है। मुझे पूरा यकीन है आप एक दिन रायजादा ग्रुप को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। अरे नहीं नहीं किशोर जी, डैड से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, कृष्णा ने कहा। कृष्णा हमेशा से अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता था। कृष्णा ने नाश्ता करते करते ही किशोर से पूछा, किशोर जी, आप तो अग्रवाल फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बताएं हम क्या कर सकते हैं उनके घमंड को तोड़ने के लिए? यंग मास्टर, अग्रवाल फैमिली का सबसे ज़्यादा बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी से होता है। वो ज्वेलरी रेडी करके कई देशों में सप्लाई करते हैं, किशोर ने बताया। इसका मतलब हमें गोल्ड के बिजनेस में इंटर होना पड़ेगा, कृष्णा ने कहा। आप बिल्कुल ठीक समझे यंग मास्टर, किशोर ने कहा। अगर हम कम कीमत पर गोल्ड खरीद कर ज्वेलरी बनाकर तैयार करें तो अग्रवाल फैमिली को आसानी से झुका सकते हैं, किशोर ने कहा। किशोर की बात सुनकर कृष्णा भी इस बारे में सोचने लगा। कृष्णा और किशोर दोनों जानते थे कि ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, लेकिन वो बस केवल फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद कृष्णा अपने ऑफिस से निकल गया। कृष्णा बिल्डिंग के थिएटर में पहुंच गया जहां टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। कृष्णा के कहने पर स्टाफ ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन कर दिया। वैसे तो कृष्णा सम्राट और प्रताप से दिल्ली की अपडेट ले रहा था, लेकिन आज प्रताप का मैच ऑस्ट्रेलिया के बहुत पावरफुल फाइटर के साथ था, इसलिए कृष्णा मैच से पहले प्रताप से लाइव बात करना चाहता था। प्रताप की फाइट में अभी बहुत समय था, इसलिए वो इस वक्त होटल में अपने रूम में ही था। कैसे हो कृष्णा? प्रताप ने कृष्णा को देखकर खुश होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? कृष्णा ने कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, प्रताप ने कहा। आज आपका मैच हेनरी के साथ है ना प्रताप सर? कृष्णा ने कहा। हाँ कृष्णा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। सच में हेनरी बहुत पावरफुल है, उसने अभी तक की अपनी सारी फाइट जीती है, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, प्रताप ने कहा। नहीं प्रताप, मुझे पता है आप हेनरी को हरा सकते हैं, मैं जानता हूँ ये कॉम्पिटिशन आप ही जीतेंगे सर, कृष्णा ने कहा। ओह थैंक यू कृष्णा, प्रताप ने कहा। उन दोनों ने कुछ देर ऐसे ही बात की और फिर प्रताप स्टेडियम के लिए निकल गया। कृष्णा भी वापस अपने ऑफिस में चला गया। कृष्णा जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर पहुंचा, वहां कई सारी लड़कियों को देखकर वो हैरान रह गया।
बिजनेस सूट पहने हुए कई सारी लड़कियां जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी वहां चेयर पर बैठी हुई थी। कृष्णा को देखकर वो सभी कृष्णा को देखने लगी। कृष्णा ने इस वक्त अपना सूट निकाल दिया था और सिंपल पेंट शर्ट ही पहन रखे थे, इसलिए वो कहीं से भी उन्हें अपना होने वाला बॉस नहीं लग रहा था। कृष्णा ने एक नज़र उन्हें देखा और सीधा अपने ऑफिस में चला गया। दरअसल ये सभी लड़कियां यहाँ सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई थी। किशोर ने कृष्णा के सेक्रेटरी के लिए इन लड़कियों को बुलाया था। अब कृष्णा को इनमें से सिलेक्ट करना था। वैसे तो कृष्णा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृष्णा जैसे ही अंदर पहुंचा वहां पहले से किशोर बैठा हुआ था। कृष्णा को देखकर किशोर ने उसे ग्रिट किया। किशोर जी, इतनी सारी लड़कियां मेरे ऑफिस के बाहर क्यों बैठी हुई है, क्या इन्हें आपने बुलाया है? कृष्णा ने किशोर से पूछा। क्या कृष्णा लेडी सेक्रेटरी के लिए हाँ करेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।